हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम पार्ट 1 थ्योरी कंप्लीट कर देंगे, जिसके अंदर हमें स्टार्ट करा था क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। और क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट का मैं 11th पॉइंट, जो हमारा लास्ट पॉइंट है, आज पूरी क्लास में 11th पॉइंट ही चलेगा, जो बात करता है मैनेजरियल डिसीजन। मतलब हम कॉस्ट को क्लासिफाई करते हैं मैनेजरियल डिसीजन के बेसिस पर। अब मैनेजरियल डिसीजन के बेसिस पर कुछ कॉस्ट को क्लासिफाई करा, जैसे कि उनमें से है मार्जिनल कॉस्ट, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, डिफरेंशियल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और बहुत सारे हैं। आओ दोस्तों एक एक करके पढ़ते हैं। पहला स्टार्ट करते हैं मार्जिनल कॉस्ट। और आज की पूरी क्लास के अंदर ये बातें सीखेंगे, क्योंकि ये सारी बातें जो भी मैं आप इस क्लास में करा रहा हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे एमसीक्यू क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट से बनते हैं। मैक्सिमम एमसीक्यू क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट से बनते हैं। आओ सर मार्जिनल और कॉस्ट को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें ए पॉइंट। पहला ए पॉइंट लिखेंगे मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल, पहला ए पॉइंट हमारा है मार्जिनल कॉस्ट। अब देखो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, एक हिंदी में बताता हूं। मार्जिनल कॉस्ट कहता है कि अगर आप एक एडिशनल यूनिट को बढ़ाते हो, अगर आप एक एडिशनल यूनिट को बढ़ाते हो, मतलब आपके पास अभी मान लो 10 यूनिट बनती है, अगर आप 10 यूनिट प्रोडक्शन करते हो और एक एडिशनल यूनिट बढ़ाते हो, सिर्फ एक एडिशनल और यूनिट और बढ़ाओ, तो उस एडिशनल यूनिट बढ़ाने से एडिशनल कॉस्ट कितनी इंकर्ड करी गई होगी या करी जाएगी, दैट्स कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। दोबारा समझिए, हर एक एडिशनल यूनिट बढ़ाने से एडिशनल कॉस्ट कितनी इंकर्ड होती है, उसको मार्जिनल कॉस्ट कहा जाता है। क्या मैं इसको लिखवाऊं आपको? चलो एक बार इसको लिखते हैं कि एक एडिशनल यूनिट बढ़ाने से, क्या लिखेंगे, एक एडिशनल यूनिट बढ़ाने से जो एडिशनल कॉस्ट इंकर्ड होगी, जो एडिशनल कॉस्ट इंकर्ड होगी, जो एडिशनल कॉस्ट इंकर्ड होगी उसको मार्जिनल कॉस्ट कहेंगे, उसको मार्जिनल कॉस्ट कहेंगे। दोस्तों बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको बता रहा हूं कि देखो अभी मान लो मैं 10 कार बनाता था। एक कंपनी है कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है जी। ये ना 10 कार बनाती थी। इनका जो करंट प्रोडक्शन है, करंट प्रोडक्शन है वो है 10 कार का। करंट प्रोडक्शन कितना है? 10 कार का। अब ये 10 कार बनाती थी, ये चाहती है कि अब से हम 10 कार ना बनाकर 11 कार बनाएं। अब इन्होंने एक यूनिट बढ़ाई, एक यूनिट इन्होंने कार की बढ़ाई, मतलब अब ये 10 की जगह 11 करना चाहते हैं। तो 11 कार 10 की जगह अब आपका प्रोडक्शन कितना करना चाहते हो? 11। मतलब एक यूनिट प्रोडक्शन को बढ़ाने से, एक यूनिट प्रोडक्शन बढ़ाने से क्या कॉस्ट और बढ़ेगी? यस बढ़ेगी। भाई अगर आप एक यूनिट का प्रोडक्शन करते हो क्या कॉस्ट बढ़ेगी? यस। भाई कार में लगने वाला रॉ मटेरियल, नई कार बनाने के लिए, दूसरी कार बनाने के लिए चाहिए लेबर कॉस्ट, और भी कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस और वेरिएबल इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी चाहिए, वो भी वेरिएबल नेचर के। क्या आप मुझे बताओ, एक फैक्ट्री है, ध्यान सुनने की बात को, मेरी बात को ध्यान सुनना। आप मुझे बताओ कि अगर कंपनी आज 10 कार बनाती है और ये अब 11 कार बनाना चाहती है, एक यूनिट बढ़ाना चाहती है, क्या वो एक यूनिट बढ़ाने से क्या एडिशनल कॉस्ट इंकर्ड होगी? यस होगी। तो दोस्तों जो एक यूनिट बढ़ाने से एडिशनल कॉस्ट इंकर्ड होगी, ये एक यूनिट को बढ़ाने से, वैसे एक यूनिट की बात नहीं कर रहा, हर एक यूनिट, ऐसे बोलोगे, एक यूनिट नहीं बोलोगे, हर एक यूनिट बढ़ाने से, ये अच्छा लगेगा, क्योंकि कंपनी हमेशा एक यूनिट थोड़ा आप करेगी, कंपनी तो 2 भी कर सकती है, 3 का। हर एक यूनिट एडिशनल बढ़ाने से जो आपकी एडिशनल कॉस्ट इंकर्ड करी जाएगी, एडिशनल कॉस्ट होगी, उसी कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। अब मेरी बात एक ध्यान समझना, क्या मैं पहले 10 कार बनाता था, अब 10 कार बनाने में मेरी कॉस्ट इंकर्ड होती थी, ठीक है जी। अब मैंने क्या करा, अब 11 कार बना रहा हूं, मेरी प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज कर रहा हूं एक कार से, अब मैं 10 नहीं 11 बनाऊंगा, ठीक है।
अब 11 बनाने में क्या एडिशनल रॉ मटेरियल लगेगा? हाँ लगेगा। क्या एडिशनल लेबर लगेगी उस कार को बनाने में? हाँ लगेगी एडिशनल लेबर। और क्या आपके पास उस कार को बनाने में एडिशनल खर्चा होगा? डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे? हाँ होंगे। तो मैंने कहा दोस्तों कि अगर आपका एक यूनिट बढ़ाने से जो एडिशनल खर्चा होगा, हर एक यूनिट बढ़ाने से, हर एक वर्ड का यूज क्यों कर रहा हूं? क्योंकि कंपनी जरूरी नहीं है कि कार बनाए, कंपनी हो सकता है 10 से 15 कर दे। हर एक यूनिट पे जो एडिशनल खर्चा होगा उसको हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। अब आप एक बात बताइए कि मान लो ये कंपनी का जो प्रोडक्शन जिस जगह पर हो रहा है वो एक फैक्ट्री है। क्या है दोस्त? फैक्ट्री है। और उस फैक्ट्री का जो रेंट जाता है वो मान लो 1 लाख रुपए जाता है पर मंथ का। ठीक है, कंपनी 1 लाख रुपए पर मंथ का रेंट देती है और कंपनी 1 महीने में कार बनाती है। ठीक है, अब कंपनी 1 महीने में 10 कार बनाने के तैयार कर देती है। अब कंपनी 1 महीने में 10 की जगह 11 कार बनाए तो क्या ये 1 लाख रुपए पर मंथ बढ़ जाएगा? क्या फैक्ट्री का रेंट बढ़ जाएगा क्या यूनिट बढ़ाने से? मैंने आपको सिखाया कि ये फिक्स्ड कॉस्ट है दोस्तों। फैक्ट्री का रेंट अगर आप 1 महीने में 1 भी कार ना बनाओ या 100 कार बना लो, महीने का रेंट तो 1 लाख ही जाएगा। तो इसका मतलब कि जब भी हम मार्जिनल कॉस्ट की बात करते हैं, एडिशनल यूनिट बढ़ाने से एडिशनल कॉस्ट सिर्फ वेरिएबल बढ़ती है, फिक्स नहीं बढ़ती। ये तो क्लियर हो गया? बताओ दोबारा से बताओ। जब मैं मार्जिनल कॉस्ट की बात कर रहा हूं, एक यूनिट बढ़ाऊंगा तो एक यूनिट बढ़ाने से मेरी जो कॉस्ट बढ़ेगी वो वेरिएबल बढ़ेगी ना, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी। भाई यूनिट बढ़ाने से जो कॉस्ट बढ़ती है वो वेरिएबल होती है। क्या एक यूनिट बढ़ाने से मेरा फैक्ट्री का रेंट भी बढ़ जाएगा? क्या नहीं। अगर मैं 10 कार की जगह उस 1 महीने में 5 कार 15 कार बनाऊं, क्या मेरा फैक्ट्री का रेंट बढ़ जाएगा? क्या नहीं। तो मतलब जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है इट डजंट द पार्ट ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट का पार्ट नहीं माना जाता, क्योंकि हर एक यूनिट बढ़ाने से फिक्स्ड कॉस्ट नहीं बढ़ती, फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स रहती है। तो इसलिए एक बात समझ में आई कि यूनिट बढ़ाने से कभी भी फिक्स्ड कॉस्ट एडिशनल नहीं लगेगी। क्या बोला? हर एक यूनिट बढ़ाने से, हर एक यूनिट बढ़ाने से एडिशनल फिक्स कॉस्ट नहीं लगती, एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट नहीं लगती। ये तो क्लियर है? इसलिए फिक्स कॉस्ट इज नॉट द पार्ट ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट का पार्ट नहीं है दोस्तों। क्या बात समझ में आ गई? तो अगर जैसे जैसे कंपनी यूनिट बढ़ा रही है, वो हर एक यूनिट बढ़ाती है, जब जब हर एक यूनिट बढ़ाएगी तब तब उसकी कॉस्ट क्या इंकर्ड होगी, उसको हम मार्जिनल कॉस्ट कहेंगे। और फिक्स्ड कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट का पार्ट नहीं है। आपसे पूछेगा तो क्यों? तो कहना यूनिट बढ़ाने से कभी भी फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ती, फिक्स हमेशा फिक्स रहती है। आप कम कर लो यूनिट या बढ़ा लो, फिक्स कॉस्ट फिक्स ही रहेगी। 1 लाख रेंट तब भी देना ही पड़ेगा। क्या बात क्लियर है? क्या यहां तक चीजें समझ में आई? ठीक है सर, तो इसके बारे में थोड़ा पॉइंट लिख देता हूं मैं, बाकी हिंदी में मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो अगर मैं एक बात कहूं कि मार्जिनल कॉस्ट क्या है, तो आप कहना मार्जिनल कॉस्ट इज अ टोटल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इज द टोटल ऑफ वेरिएबल्स कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट नहीं आता मार्जिनल कॉस्ट के अंदर। क्लियर है बात? ठीक है, तो लिख देते हैं मार्जिनल कॉस्ट क्या है? मार्जिनल कॉस्ट इज अ टोटल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इज टोटल ऑफ वेरिएबल्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट कौन कौन सी हो गई? वेरिएबल कॉस्ट, भाई वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो यूनिट बढ़ाने से बढ़ जाती है। अब देखो कॉस्ट क्या होगी, देखो मार्जिनल कॉस्ट का अगर मैं फॉर्मूला लिख दूं, मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला होगा, देखो रॉ मटेरियल जिसको हम डायरेक्ट मटेरियल के नाम से जाते हैं, ठीक है, प्लस डायरेक्ट लेबर, यूनिट बनाऊंगा तो लेबर का एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा, कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और देखो हमारे जो ओवरहेड होते हैं ना, ओवरहेड मींस कौन? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। उसमें भी 2 टाइप के ओवरहेड होते हैं, एक होता है फिक्स्ड ओवरहेड, एक होता है वेरिएबल ओवरहेड। डायरेक्ट एक्सपेंस 2 टाइप के ओवरहेड होते हैं हमारे। ओवरहेड चैप्टर में हम आगे जाकर सीखेंगे, इसको जरूर सीखेंगे। तो 2 टाइप के हमारे पास ओवरहेड होते हैं, एक को बोलते हैं फिक्स्ड ओवरहेड और एक को बोलते हैं वेरिएबल ओवरहेड। तो फैक्ट्री का जो रेंट, सॉरी ऑफिस का जो रेंट हो गया वो हमारे किस में आ गया? फिक्स्ड ओवरहेड में आ गया। ठीक है जी, तो फिक्स्ड ओवरहेड हो गया वो क्या है सर?
जो ओवरहेड है वो दो टाइप के हो गए, एक फिक्स्ड हो गया और एक वेरिएबल हो गया। तो जो वेरिएबल है वो यूनिट बढ़ाने से बढ़ जाता है, इसलिए वेरिएबल ओवरहेड भी यहां पर हम इंक्लूड करते हैं। मैंने क्या कहा है ऊपर, मैंने कहा मार्जिनल कॉस्ट क्या है, टोटल है, या आप कह लो सम है, टोटल बोलो या सम ऑफ ऑल वेरिएबल कॉस्ट, सम ऑफ ऑल वेरिएबल कॉस्ट, जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट होती है उसका सम। तो वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास चार टाइप की हो गई, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। ये तो डायरेक्ट है क्योंकि जब जब यूनिट बढ़ेगी बढ़ेगा। और एक वेरिएबल ओवरहेड बोलना था, सॉरी यहां पर वेरिएबल ओवरहेड आना था, मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जो वेरिएबल वाला पार्ट होगा, ओवरहेड में जो वेरिएबल वाला पार्ट होगा, जो यूनिट बढ़ाने से बढ़ जाएगा, वो भी इंक्लूड करी जाएगी। तो क्या मैं इन तीनों को डायरेक्ट वालों को जोड़कर ये लिख सकता हूं, प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस मिलाकर क्या बनता है, प्राइम कॉस्ट बनता है। तो ये भी कह सकता हूं कि मार्जिनल कॉस्ट जो है वो सम है प्राइम कॉस्ट का और वेरिएबल ओवरहेड का। समझ में आया? आप बस कॉन्सेप्ट को समझो। कॉन्सेप्ट कहता है हर एक यूनिट बढ़ाने से जो कॉस्ट इंकर्ड होगी वो मार्जिनल कहलाएगी। ठीक है, तो क्या क्या कॉस्ट इंकर्ड होगी, मटेरियल की, लेबर की, डायरेक्ट एक्सपेंस की, और कुछ वेरिएबल इनडायरेक्ट एक्सपेंस की, मतलब वेरिएबल ओवरहेड की, जो यूनिट बढ़ाने से ही बढ़ सकते हैं। तो उसमें हम क्या कहेंगे, वो हमारे लिए मार्जिनल कॉस्ट मानी जाएगी। क्या बात क्लियर है या नहीं है? क्लियर है। तो ये बन गया कुछ फॉर्मूले। आओ सर, तो ये तो पार्ट हमारा खत्म हो गया। मुझे आपको होपफुल आपको समझ में आया होगा, चीजें क्लियर हुई होगी। जब मैं मार्जिनल कॉस्टिंग वाला चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा ना, मार्जिनल कॉस्टिंग वाला चैप्टर कहां पर पढ़ेंगे, आगे जाकर पढ़ेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग। तो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर और डीप जाकर सीखेंगे। ठीक है, अभी तो बस एक ओवरव्यू ऊपर ऊपर से, क्योंकि अभी तो बेसिक क्लास चल रही है, आपको बस ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए। आओ सर सीखते हैं आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। अब ये क्या कॉस्ट होती है भाई? आउट ऑफ पॉकेट को नाम से पता चल रहा है कि जो पैसा हमारी जेब से जाए वो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट है। चलो इसके बारे में लिखते हैं दोस्तों। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट के बारे में लिखेंगे, क्या लिखना, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट इज द डायरेक्ट पेमेंट ऑफ मनी, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट इज अ डायरेक्ट पेमेंट ऑफ, डायरेक्ट पेमेंट ऑफ मनी that may, that may or may be later reimbursed, that may or may be later reimbursed, reimbursed from the third party, from the third party. It is paid during the current period, during the current period or project. So out of pocket cost is a direct payment of money that may or may be later reimbursed. What is the meaning of reimbursed? That may or may be later, that may be later reimbursed from the third party. सर समझ नहीं आया, समझने के लिए अब एग्जांपल समझेंगे। लो जी, तो मान लो दोस्तों मैंने एक नई मशीन खरीदी, नई मशीन मैंने एक परचेज करी, एक नई मशीन, परचेज आ न्यू मशीन। मैंने एक नई मशीन खरीदी, ठीक है। अब नई मशीन खरीदी और नई मशीन खरीदने के लिए मैंने इंस्टॉलेशन के लिए एक पर्सन को बुलाया, एक वर्कर को बुलाया और मैंने कहा ये मशीन को इंस्टॉल कर दीजिए। ठीक है, चलो ये छोड़ो, मैंने खरीदा एक नया एसी, न्यू एसी, न्यू एयर कंडीशनर खरीदा। तो मैंने एक नया एसी खरीदा है, नया एसी तो मैं लगा नहीं पाऊंगा, तो मैंने उस पर्सन को बुलाया जो ये एसी लगाते हैं। तो सर्विस प्रोवाइडर, मैंने बुलाया सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर ऑफ
एसी, एसी का जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको बुलाया और मैंने कहा देखो भैया हमने नया एसी खरीदा है, आपको ये एसी को इंस्टॉल करना है। तो हमने इसको बोला कि इंस्टॉलेशन कर दीजिए हमारा नया एसी का। इसने कहा सर इंस्टॉलेशन हो तो जाएगा, तो उसके लिए इंस्टॉलेशन चार्जेस आपको पे करने होंगे। मैंने कहा बताओ कितने? इसने कहा सिर्फ 1500 रुपये। मैंने कहा ठीक है सर कर दीजिए। तो 1500 रुपये इसने में से चार्जेस ले लिए। अब मुझे बताओ, जब ये एसी प्रोवाइडर मेरा एसी लगा देगा, तो एसी लगाने के बाद जो मैं पैसा इसको दूंगा, क्या ये मेरी जेब से गया? हाँ सर जेब से गया। क्या जो पैसा मैंने सर्विस प्रोवाइडर, एसी के जो सर्विस प्रोवाइडर था उसको जो दिया, क्या वो मेरी जेब से गया? हाँ मेरी जेब से गया है। क्या मैं उस पैसे जो मैं दे चुका हूं सर्विस प्रोवाइडर को, क्या मैं उससे वो चीज वापसी ले सकता हूं? नहीं ले सकते। ये तो बात समझ में आती है। दो चीज समझिए, एक वो पैसा जो आपकी जेब से जा रहा हो किसी दूसरी पार्टी को, मतलब थर्ड पार्टी को, एक वो पैसा जो आपकी जेब से जा रहा हो मीन्स थर्ड पार्टी को, और वो पैसा उससे वापसी नहीं लिया जा सके। ऐसी पेमेंट जो आप किसी पार्टी को कर रहे हो, पर पेमेंट करने के, पेमेंट क्यों करोगे? क्योंकि उसने आपको सर्विसेज दी है। पेमेंट करने के बाद आप उस पैसे को अब वापसी नहीं ले पाओगे, तो हम कहेंगे आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। सर मतलब समझ में आए? मे और मे बी लेटर, नहीं मे और मे नॉट बी लेटर आना था, गलत, सॉरी, मे और मे नॉट बी लेटर आना था। एक लाइन पूरी गलत कर देती कौन सबको। मे एंड और मे नॉट आएगा, नॉट मतलब रीइंबर्स करने का मतलब क्या होता है पहले समझो। रीइंबर्स करने का मतलब हुआ कि आपने जो पैसा खर्च करा, आप वो जो पैसा खर्च कर रहे हो वो पैसा आप किसी से ले लोगे। दोबारा सुनेंगे। अब मेरी बात सुनना कि मैं एक कंपनी में काम करता था, ठीक है। अब कंपनी वाले मुझे बाहर भेजते थे, तो मैं बाइक लेके जाता था, मैं बाइक से जाता था कंपनी में। हाँ, तो कंपनी वाले मुझे बाहर भेजते थे कि भाई ये काम कर दो। ट्रेनिंग पीरियड में जब मैं था, तो ट्रेनिंग पीरियड में कंपनी वाले मुझे बाहर भेजते थे कि भाई यहाँ पर चले जाइए, बैंक चले जाइए, यहाँ भेज दीजिए, किसी क्लाइंट के पास चले जाइए, ऐसा करके भेजते थे मुझे इधर उधर। तो भैया जो कंपनी वाले ने मुझे भेजा, अब मैं अपनी बाइक लेके गया। अब भाई मैं बाइक लेके गया तो मेरा जो पेट्रोल का खर्चा है वो कौन बियर करेगा? मैं क्यों बियर करूंगा? भाई मेरा काम थोड़ी ना था, कंपनी का था। ये तो मैं अपनी बाइक ले जा रहा हूं, अदरवाइज मैं ऑटो में भी जा सकता था, है ना। तो कन्वीनियंट के लिए मैं बाइक ले आता था। तो कंपनी वाले कहते हैं कि आप कैब बुक कर लो, आप ऑटो बुक कर लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आपको पैसे देंगे 6 रुपए पर किलोमीटर या 7-8 रुपए 11 रुपए पर किलोमीटर, ऐसा कुछ हिसाब से मुझे ढंग से याद नहीं है। तो हमने कहा ठीक है सही, हम पैसे बचाने के चक्कर में हम बाइक से चल देते थे। अब बाइक से चले के भाई ज्यादा पेट्रोल तो लगता नहीं, पर लेते पूरे थे कंपनी से कि भैया हम तो कैब से गए जी, ये वो है करके, है ना, होता है ये। हकीकत बता रहा हूँ, देखो मैं झूठ वूठ नहीं बोलता हूँ, सिंपल सी बात। तो भाई अब मेरी बात समझना, कंपनी वालों ने मुझे बाहर भेजा, ठीक है, कंपनी वालों ने मुझे बाहर भेजा, मैं बाइक से गया, पेट्रोल लगा, वो पेट्रोल मैंने कंपनी से अपनी जेब से तो पे करा उस वक्त, पर वो पेट्रोल मैंने कंपनी वालों से उससे पैसे ले लिए। समझ में आ रहा है? मैंने कंपनी के काम से बाहर गया, पेट्रोल का यूज हुआ, पेट्रोल की कंजम्पशन लगी, पेट्रोल का पैसा मैंने कंपनी वालों से ले लिया। तो पहले जो पेट्रोल मैंने खर्च करा पेट्रोल के ऊपर, वो पैसा मेरी जेब से गया, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस है या नहीं है? समझना, कॉन्सेप्ट को अगर आप डीपली समझोगे तभी समझ पाओगे। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस का मतलब सिर्फ यही नहीं कि आपके पास जो जेब से गया वो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस। अब मेरी बात समझना, क्या मुझे बताओ कि अगर मैं कंपनी का जो पेट्रोल है, सॉरी मेरा जो पेट्रोल का यूज हुआ जब कंपनी वालों ने मुझे बाहर भेजा काम से, उस पर जो मेरा पेट्रोल का कंजम्पशन लगा वो तो मेरी जेब से गया ना, पर वो पेट्रोल मैंने कंपनी वालों से मांग लिया। क्या ये कॉस्ट आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट मानी जाएगी? क्या ये आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट है मेरे लिए? नहीं दोस्तों। क्यों? क्योंकि भाई जो मेरा खर्चा हुआ है वो तो मैंने कंपनी से मांग लिया। दैट्स कॉल्ड रीइंबर्स्ड। क्या बोलते हैं उसको? रीइंबर्स कहते हैं। तो जो मेरा पेट्रोल का कंजम्पशन खर्च हुआ, पेट्रोल पे 100-200 रुपए 300 रुपए जो भी खर्च हुए, तो वो पैसा मैंने कंपनी से मांग लिया। तो इसको क्या कहा जाता है? रीइंबर्स कहा जाता है। कि पहले अगर तुमने अपनी जेब से दिया है और बाद में तुम आप कंपनी से वापस ले रहे हो, तो वो फिर आपका खर्चा कहां हुआ? वो तो कंपनी का हुआ ना। तो इसलिए कह रहा है कि रीइंबर्स नहीं होना चाहिए, अभी न बाद में। रीइंबर्स का मतलब क्या है? खर्च करने के बाद मांग लो किसी से जिसके लिए काम कर रहे हो। पर यहां लिखा है मे और मे नॉट बी लेटर रीइंबर्स, मतलब आप जब अपना पैसा खर्च कर लोगे तो बाद में जब आप किसी से, ना तो अभी ना बाद में उससे किसी से पैसा मांग पाओ,
तब हम कहेंगे वो पैसा आपकी जेब से गया और पॉकेट। अगर मैं पेट्रोल अपने, मैं गाड़ी घर से आया, मैं रोज ऑफिस जाऊं और आऊं, उस पे जो पेट्रोल का कंजम्पशन है, क्या मैं कंपनी वाले से मांग सकता हूं? नहीं मांग सकता। तो वो मेरा है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस, क्योंकि वो मेरी जेब से गया है और मैं कहीं रिइंबर्स नहीं कर सकता, कंपनी से उससे पैसा नहीं ले सकता उस पेट्रोल का। समझ में आया नहीं आया? क्लियर है नहीं है? तो ऐसा खर्चा जो आप अपनी जेब से पे करते हो और बाद में ना अभी रिइंबर्स करवा सकते हो, बाद ना तो अभी रिइंबर्स कराओगे कंपनी से, ना बाद में करवा सकते हो, तो ऐसे खर्चों को आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस कहा जाता है, फिर वो तुम्हारी जेब से गया। अगर आप वो पैसा कंपनी से ले रहे हो, मतलब रीइंबर्स करवा रहे हो, तो फिर क्या है बात का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस? फिर आपकी जेब से तो ना गया, फिर तो कंपनी की जेब से गया। समझ में आया? तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस सिर्फ यही नहीं कि जेब से पैसा गया, आपकी जेब से पैसा गया, मनी गई, तो वो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस का मतलब है जो पैसा आपकी जेब से गया, बाद में वो पैसा उस पार्टी से नहीं ले सकते, ना तो अभी नहीं ले सकते, ना बाद में किसी से रिइंबर्स करवा सकते, बाद में किसी से भी ले सकते हैं वो पैसा। तो इसको हम कहते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस। एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं, तो ये पैसा मैं बाद में नहीं ले सकता, नॉट रीइंबर्स। रीइंबर्स का मतलब समझ में आया ना? नॉट रीइंबर्स। एक एग्जांपल और मैं देना चाहता हूं। मैंने दोस्तों हाल ही में इंस्टॉलेशन टीवी मंगवाया था, है ना, अपनी एक चाची के लिए। चाची को समझते हो आप क्या? तो हाल ही में मैंने टीवी मंगवाया था अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए, समझिए। ठीक है, अब टीवी मंगाया, मान लो टीवी आया 15-20 हजार रुपए का, ठीक है, 15-20 हजार का टीवी आया। अब टीवी जो आया 20 हजार रुपए का, अमेजोन से मंगवाया था, सुनना ध्यान से, अमेजोन से मैंने टीवी मंगवाया। और अब टीवी जो मैंने मंगवाया, अमेजोन उस पर फ्री इंस्टॉलेशन देता है टीवी, मतलब घर आकर, उनका एक सर्विस प्रोवाइडर टीवी का इंस्टॉलेशन घर आकर टीवी को लगाकर जाएगा। सुनना ध्यान से, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस समझा रहा हूं। अब क्या हुआ कि भाई टीवी तो डिलीवर हो गया, ठीक है। अब सर्विस प्रोवाइडर 1 हफ्ता 2 हफ्ता घर नहीं आया, मैंने बहुत उनको कॉल करा, ये वो, मैंने अमेजोन से बात करी कि सर ऐसी ऐसी बात है, सर्विस प्रोवाइडर नहीं आ रहा टीवी लगाने और मैं इतना लेट नहीं रुक सकता। तो अमेजोन ने मुझसे क्या कहा, सुनना ध्यान से, अमेजोन ने मुझसे कहा कि आप किसी और सर्विस प्रोवाइडर से टीवी लगवा लीजिए, वो जो आपको बिल देगा वो बिल हमें भेज देना, हम आपको उसके बदले का पैसा दे देंगे। इसको क्या कहते हैं? रीइंबर्स। क्या कहते हैं इसको? रीइंबर्स। समझ में आया? कि भाई सर्विस प्रोवाइडर नहीं आया, अमेजोन का फ्री इंस्टॉलेशन है, सर्विस प्रोवाइडर नहीं आया, तो अब जो पैसा मैं आप दूसरे सर्विस प्रोवाइडर को पे करूंगा, वो जो मुझे बिल देगा मैं अमेजोन को दे दूंगा। तो क्या वो मेरी जेब से गया क्या? नहीं, वो तो अमेजोन मुझे वापसी लौटा देगा मेरे अमेजोन पे में। तो इसका मतलब कि ये जो मैंने अलग सर्विस प्रोवाइडर को पैसे दिए 500-600 रुपए इंस्टॉलेशन करने के, वो अब मैं अमेजोन से ले लूंगा, इसके मींस रीइंबर्स कर लूंगा। तो जो पैसा मैंने सर्विस प्रोवाइडर को टीवी लगाने के लिए दिया, क्या मेरी जेब से गया था? हाँ गया था। क्या मैं उसको रीइंबर्स करवा ले रहा हूं किसी पार्टी से? नहीं करवा पा रहा, या करवा ले रहा हूं? हाँ करवा रहा हूं, अमेजोन से करवा रहा हूं। तो ये फिर मेरा खर्चा पॉकेट एक्सपेंस नहीं है। क्लियर हो गई? समझ में आ गया बात? क्लियर है? जो खर्चा आप कर रहे हो बाद में वो रिइंबर्स नहीं होना चाहिए किसी पार्टी से, तो वो खर्चा आपका पॉकेट एक्सपेंस माना जाएगा। क्लियर है? चलो, तो यहां पर ये बातें भी क्लियर हो गई। समझ में आया ना? चलो, इसके बाद बात करते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट की। धीरे धीरे खत्म करते हैं, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, बहुत अच्छे समझेंगे, क्योंकि अगर आपको थ्योरी अच्छे से क्लियर हो रही होगी तो ही आप एमसीक्यू को अच्छे से कर पाएंगे। तीसरा पार्ट करेंगे डिफरेंशियल कॉस्ट। लो जी, हैंड डालेंगे डिफरेंशियल कॉस्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट क्या समझ में आ रहा है आपको? एक एक चीज क्लियर होते जा रही है। जहां भी कोई प्रॉब्लम आएगी आप मुझसे पूछ लेंगे मेरे भाई और बहन। लो जी, डिफरेंशियल कॉस्ट का मतलब सीखते हैं। लिखना, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देंगे और बहुत ही अच्छा से समझेंगे क्या है डिफरेंशियल कॉस्ट। कहता है द चेंज इन कॉस्ट, द चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी, ड्यू टू चेंज इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी और पैटर्न और मेथड of production is known as differential cost, is known as differential cost।
सेकंड लिखेंगे, इफ द चेंज इंक्रीज द कॉस्ट, अगर कोई चेंज कॉस्ट को बढ़ा दे, इज द चेंज इज इंक्रीज द कॉस्ट, इट विल बी नोन एज क्या होगा बताएंगे। तीसरा, इफ द चेंज डिक्रीज द कॉस्ट, अगर वो चेंज जो आप किया डिक्रीज कर दे कॉस्ट को, इफ द चेंज डिक्रीज द कॉस्ट, इफ द चेंज डिक्रीज द कॉस्ट, इट विल बी नोन एज क्या भाई, अगर कॉस्ट चेंज करने की वजह से कॉस्ट बढ़ जाए तो उसको हम कहेंगे इंक्रीमेंटल कॉस्ट। क्या कहेंगे उसको, इंक्रीमेंटल कॉस्ट। और अगर कॉस्ट के डिक्रीज होने की वजह से चेंज करने की वजह से अगर कॉस्ट डिक्रीज हो जाए तो डिक्रीमेंटल कॉस्ट। बड़ा सिंपल सा है। अभी आपको नहीं समझ में आएगा कि क्या इंक्रीमेंटल और क्या डिक्रीमेंटल। एक एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की कोशिश करता हूं कि पहले डिफरेंशियल कॉस्ट क्या होती है, उसके बाद समझते हैं कि क्या इंक्रीमेंटल है और क्या डिक्रीमेंटल है। ठीक है सर, चलो एग्जांपल देखिए। मान लीजिए दोस्तों एक कंपनी है और एक कंपनी का 3 साल का मैं आपका प्रोडक्शन दिखा रहा हूं। मान लो कंपनी और प्रीवियस ईयर वो कोई प्रोडक्ट बनाती है। ये हमारा आज का करंट ईयर है और ये हमारा अगले साल का नेक्स्ट ईयर होगा। मतलब आज हम यहां हैं करंट ईयर में, प्रीवियस ईयर क्या था, करंट ईयर क्या था और नेक्स्ट ईयर क्या था, क्या होगा। नेक्स्ट ईयर क्या था नहीं, क्या होगा। ठीक है, देखते हैं। देखिए दोस्त, कंपनी की यूनिट्स का है और कुछ कंपनी की कॉस्ट का है। कंपनी पहले मान लेते हैं 10,000 यूनिट बनाती थी और 10,000 यूनिट पे कंपनी के 50,000 रुपए लग जाते थे। कंपनी की यूनिट 10,000 से कंपनी ने 15,000 करी और 15,000 से 75,000 रुपए की कॉस्ट आ गई। अगले साल कंपनी कह रही है अब 12,000 यूनिट बनाएंगे और 12,000 यूनिट बनाएंगे तो उनको उन्होंने एस्टिमेट करा, ये एस्टिमेटेड है, अगले साल का है तो एस्टिमेटेड है कि भाई कॉस्ट इतनी आएगी। ठीक है सर, अब मेरी बात समझना कि डिफरेंशियल कॉस्ट क्या है। डिफरेंशियल कॉस्ट है कि जब आप यूनिट को बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो यूनिट को बढ़ाने से क्या बोलते हैं, चेंज। अगर मैं बात कर रहा हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंज, तो चेंज का मतलब सिर्फ बढ़ना ही नहीं, चेंज का मतलब घटना भी होता है। चेंज अगर हम बात कर रहे हैं सिर्फ चेंज की, तो चेंज का मतलब बढ़ना घटना दोनों होता है दोस्तों। चेंज मतलब बढ़ना भी होता है, मतलब इंक्रीज, और चेंज मतलब घटना भी होता है, मतलब डिक्रीज। तो चेंज का मतलब सिर्फ बढ़ना ही नहीं, दोनों होता है। जहां वर्ड यूज कर रहे हैं चेंज, इसका मतलब वहां पर इंक्रीमेंट की बात हो सकती है और डिक्रीज की बात हो सकती है। क्लियर है। तो अगर कंपनी ने प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में अपनी लेवल ऑफ आउटपुट या लेवल ऑफ एक्टिविटी को, लेवल ऑफ एक्टिविटी बोल लो या लेवल ऑफ आउटपुट बोल लो, लेवल ऑफ वॉल्यूम बोल लो, लेवल ऑफ यूनिट बोल लो, बढ़ाया है, चेंज करा है। और चेंज कैसे करा है, इंक्रीमेंट चेंज करा है। तो उससे बढ़ने वाली कॉस्ट का जो इंक्रीमेंट होगा उसको हम डिफरेंशियल कॉस्ट कहेंगे। कितने से बढ़ाई, 5,000 से। हमने यूनिट को कितने से बढ़ाया, 5। तो चेंज करा किसमें, आउटपुट में। आउटपुट में चेंज करने की वजह से क्या कॉस्ट भी चेंज हुई, हाँ कॉस्ट भी चेंज हुई। कॉस्ट भी 25,000 से बढ़ गई। तो हमने कहा आउटपुट के चेंज करने से कॉस्ट 25,000 से बढ़ जाना, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट। इसको क्या कहते हैं, डिफरेंशियल कॉस्ट। आउटपुट के चेंज होने की वजह से अगर आउटपुट में कोई चेंजमेंट आया, चेंजमेंट कैसा आ रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है, सर बढ़ रहा है, तो कॉस्ट भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो क्या है दोस्तों, आउटपुट के चेंज होने की वजह से जब कॉस्ट भी चेंज हो जाए तो ऐसी कॉस्ट को डिफरेंशियल कॉस्ट कहते हैं। मेथड को चेंज करने की वजह से, सिर्फ कॉस्ट ही एक लेवल नहीं है, मेथड, पैटर्न, मेथड आप जो यूज कर रहे हो, उन मेथड में कोई चेंजमेंट आने की वजह से अगर कॉस्ट में भी चेंजमेंट आ रहा है तो ऐसी कॉस्ट को डिफरेंशियल कॉस्ट कहेंगे। तो सर ये तो वही वाली बात होगी कि मार्जिनल कॉस्ट भी तो यही था, हर एक यूनिट बढ़ाने से कितनी कॉस्ट बढ़ती है, वो भी तो चेंज था।
कह सकते हैं कि आप मार्जिनल कॉस्ट डिफरेंशियल कॉस्ट हो सकती है, कह सकते हैं। पर मार्जिनल कॉस्ट में डिफरेंशियल कॉस्ट में एक फर्क है। फर्क ये है कि मार्जिनल कॉस्ट की जब हम बात करते हैं वो हर एक यूनिट की एडिशनल कॉस्ट को बताती है। मान लो अगर कंपनी 10 कार बना रही है, अगर वो 5 कार और एडिशनल बनाए तो मार्जिन यूनिट ये नहीं कहेगी कि 5 कार एडिशनल बनाने में कितनी कॉस्ट आएगी। मार्जिन यूनिट कहेगी हर एक कार बढ़ने पर कितनी एडिशनल कॉस्ट आ रही है। वो इस हर एक की बात करती है, हर एक एडिशनल यूनिट बढ़ाने से क्या कॉस्ट इंकर्ड होती है। आपने 10 से 11 करी तो कॉस्ट कितनी बढ़ी, फिर 11 से 12 करी तो कॉस्ट कितनी बढ़ी, 12 से 13 करी तो कॉस्ट कितनी बढ़ी। जबकि हम बात करते हैं डिफरेंशियल में तो वो ये नहीं देखता, वो कह रहा है कितना में चेंजमेंट आया, 5 यूनिट बढ़ी है तो 5 यूनिट की कॉस्ट इतनी। पर जब हम बात करते हैं मार्जिनल की, जब हम मार्जिनल कॉस्ट की बात करते हैं वो हर एक यूनिट एडिशनल बढ़ाने की बात करता है। और जब हम डिफरेंशियल की बात करते हैं जरूरी नहीं है कि यूनिट बढ़ी, घट भी सकती है। डिफरेंस बता रहा हूं मार्जिनल और डिफरेंशियल में। स्टूडेंट कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने लगते हैं दोनों ही चीजों में। और मैंने कहा भी आप कंपेयर करिए, बस एक ही के अंदर कंपेयर करिए, ठीक है। एक जो हेड है मार्जिनल डिसीजन हेड है, उसके बेसिस के अंदर जिन सारे कंपेयर कर लो, सब अलग नजर आएंगे। मार्जिनल हर एक यूनिट की एडिशनल यूनिट को बताता है, पर जब डिफरेंशियल कॉस्ट आती है वो चेंज की बताता है, कितने से बढ़ा और कितने से घटा। मार्जिनल कभी नीचे नहीं बताएगा, मार्जिन ये नहीं कहेगा कि हर एक यूनिट घटाने पे कितनी कॉस्ट घटी, वो हमेशा कहता है हर एक यूनिट बढ़ाने से कितनी कॉस्ट बढ़ती है। और अगर आप घटने की बात करिए तो डिफरेंशियल कॉस्ट का बड़ी वहां पर यूज करते हैं। डिफरेंशियल कॉस्ट एक वाइडर टर्म कह सकते हो, क्योंकि डिफरेंशियल कॉस्ट में देखा जाता है कि कितने पे यूनिट बढ़ाने से कितनी कॉस्ट बढ़ गई, कितनी यूनिट घटाने से कितनी कॉस्ट घट गई, ये डिफरेंशियल हो गया। पर जब हम बात करते हैं मार्जिनल की, तो मार्जिनल कहता है हर एक एडिशनल यूनिट बढ़ाने से आपकी कितनी एडिशनल यूनिट कॉस्ट खर्च हुई, वो मार्जिनल है। वो पर पे देखता है, ठीक है, ये टोटल पे देखा जाता है। और ये कम और ज्यादा दोनों पे देखता है कि यूनिट कम होगी तो कॉस्ट कितनी कम हुई, ज्यादा होगी तो कॉस्ट कितनी ज्यादा हो गई, पर वो सिर्फ बढ़ावा देखता है। डिफरेंस समझ में आ रहा है, ठीक। अब अगर हम देखिए तो अगले साल आपने देखा होगा कि 15,000 करंट ईयर में, तो अगले साल कह रहे हैं कि हम अगले साल इसको 12 करेंगे, तो कॉस्ट क्या हो गई, यूनिट क्या होगी, घटा दी। इधर क्या होगी, यूनिट इंक्रीज हो गई, और इधर क्या होती है, इंक्रीज हो गई। तो यूनिट घटाने से कॉस्ट भी घट जाएगी। कितने से घट गई सर, 15,000 से घट गई। तो ऐसी कॉस्ट को भी क्या कहेंगे, डिफरेंशियल कॉस्ट, क्योंकि दोनों में क्या आ रहा है, चेंज। पर हम इसको कहेंगे, ये भी हमारा एक तरीके से क्या है, डिफरेंशियल कॉस्ट। पर यहां पर हमारा इसको डिफरेंशिएट करना हो तो यूनिट बढ़ाने से जो चेंज आपने किया, उस चेंज से अगर कॉस्ट बढ़ती है तो ऐसे कॉस्ट को इंक्रीमेंटल कॉस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, इंक्रीमेंटल कॉस्ट। भाई आपने कोई चेंज करा, जरूरी नहीं है चेंज सिर्फ वॉल्यूम और आउटपुट पे हो, आपने कोई अपने मेथड्स को चेंज कर दिए। किसी भी चीज को चेंज करने की वजह से अगर कॉस्ट पे इंपैक्ट पड़ जाए तो वो हमने इंक्रीमेंटल कॉस्ट कहा, अगर बढ़ती है तो। और अगर वही कॉस्ट घट जाती है तो हमने फिर डिक्रीमेंटल कॉस्ट कहा। हमने क्या कहा दोस्त, डिक्रीमेंटल कॉस्ट। क्लियर है या नहीं है, समझ में आ गया, समझ में आ गई चीजें। चलो, तो ये आपके पास हो गया डिफरेंशियल कॉस्ट। पर डिफरेंशियल कॉस्ट का एक फॉर्मूला है जो मैं आपको सिखाना चाहूंगा। डिफरेंशियल कॉस्ट, चेंज इन कॉस्ट, याद है हमने करा था ये, चेंज इन कॉस्ट अपॉन में चेंज इन यूनिट या आउटपुट। यूनिट में कितने के चेंज आने की वजह से कितनी चेंज आया कॉस्ट में, यूनिट कितने बढ़ी तो कॉस्ट कितनी बढ़ी, वो लिखना है यहां पर। मतलब यहां पर यह आएगा कि अगर यूनिट 10 से 15 हो गई तो मतलब 5 से यूनिट बढ़ी तो चेंज आएगा सिर्फ 5,000, और यहाँ 25,000 की कॉस्ट में चेंज आएगा। ये तो मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूं, जब सेमी वेरिएबल कॉस्ट निकालना होता है। डिफरेंशियल कॉस्ट का फॉर्मूला बन गया है। और देखना दोस्तों, ये तो बस बेसिक पढ़ रहे हैं, आगे जाकर हम इस पे बड़े बड़े क्वेश्चन भी करेंगे दोस्तों। बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे आगे जाकर इसके अंदर। कहाँ आएंगे, मार्जिनल में आ सकते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग जब हम पढ़ेंगे वहां आ सकते हैं। तो ये, और जो ये निकलेगा ना, ये कॉस्ट पर यूनिट निकलेगा, ये एक यूनिट पे कितनी कॉस्ट आई। हमने सेमी वेरिएबल में यही तो करा था, ठीक है। तो चेंज, कितने यूनिट बढ़ाने से कितने का कॉस्ट बढ़ी और कितनी यूनिट घटाने से कितनी कॉस्ट घट गई, इसको हम डिफरेंशियल कॉस्ट कहते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछेगा फाइंड आउट द इंक्रीमेंटल कॉस्ट। नीचे दिए क्वेश्चन में, नीचे दिए गए क्वेश्चन में इंक्रीमेंटल कॉस्ट फाइंड आउट करके दिखाइए। तो ऐसे पूछ क्वेश्चन बनाओ एक, फाइंड आउट द इंक्रीमेंटल कॉस्ट इन बिलो क्वेश्चन। नीचे दिए गए क्वेश्चन में इंक्रीमेंटल कॉस्ट फाइंड आउट करके दिखाइए। तो मैंने कहा दोस्तों ये मेरा प्रीवियस ईयर है, ये मेरा करंट ईयर है, और आपको इंक्रीमेंटल बताना है। क्या बताना है, इंक्रीमेंट। देखो ये तो मैं बहुत सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूँ,
सिंपल क्वेश्चन दिया है, आगे जाकर ना इतने खतरनाक क्वेश्चन होते हैं इसके कि समझ नहीं आता करना क्या है इसमें, ऐसा हो जाता है। पर अगर आपका शुरू से बेस अच्छा होगा ना तो सब समझ में आएगा। जिसका स्टूडेंट का बेस अच्छा नहीं होता ना वो समझ नहीं पाता कि कैसे करना है इसको। सेम लेन लिया 75,000 रुपये, तो मुझे बताओ यूनिट, ये यूनिट है और ये कॉस्ट है, बताओ कितने यूनिट बढ़ी सर? 5,000 यूनिट बढ़ी। तो इंक्रीमेंटल कितनी है यूनिट पे? 5,000। तो इंक्रीमेंटल 5,000 तो कॉस्ट कितने से बढ़ गई? 25,000। बस इतना सा बताना था आपको। पर आगे जाकर बड़े क्वेश्चन आएंगे तो बड़े क्वेश्चन में ये चीजें बहुत दिखेगी भी नहीं उसमें। ये तो मैंने सीधा लिखा टोटल कॉस्ट, वहां पर ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट होगा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ऐसे करके ना ब्रेकअप होता है कॉस्ट का। तो वो हर चीज देखनी होती है फिर वहां पर। क्लियर है? समझ में आ गया? चलो अगला कर लेते हैं पॉइंट। जो अगला पॉइंट हमारा है वो है शायद इंप्यूटेड और नोशनल कॉस्ट। ये मैं आपको सिखा चुका दोस्तों, याद करो मेरी फर्स्ट क्लास को। फर्स्ट क्लास में कॉस्टिंग की जो मैंने बेसिक की फर्स्ट क्लास पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कॉस्ट की डेफिनेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट क्या होती है? नोशनल कॉस्ट भी होती है। याद है नोशनल कॉस्ट का हमने बताया था डिफरेंस, तो आपको ये पहले से पता है, इसमें कुछ लिखवाने की जरूरत नहीं है। इंप्यूटेड और नोशनल कॉस्ट पढ़ लेते। अच्छा अपॉर्चुनिटी, चलो अभी बताता हूँ अपॉर्चुनिटी। इंप्यूटेड और नोशनल कॉस्ट करते हैं पहले। तो हमारा जो तीसरा था, ये फोर्थ पॉइंट पे आ गया ना, इंप्यूटेड और नोशनल कॉस्ट। याद करो मेरा घर था, मैंने अपने घर में ऑफिस खोल लिया, आ रहा समझ में? मैंने अपने ही घर में ऑफिस खोल लिया और मैं अपना ही रेंट अपनी जेब में डालता हूँ। कॉस्ट तो है ही, वो कॉस्ट शो करके दिखाओगे, वो नोशनल कॉस्ट है। भले ही आप अपनी जेब में डाल रहे हो पर वो एज अ नोशनल कॉस्ट शो होगी, क्योंकि बिजनेस के लिए तो वो खर्चा माना जाएगा। याद आ रहा है? हाँ वही वाली बात है बस। चलो एक अच्छी डेफिनेशन देता हूं। अगर आपको नहीं पता है तो एक होता है सीमा लंदन, सीमा लंदन चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। देखो यहां लिखते हैं द चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। इन्होंने बताई डेफिनेशन, इन्होंने कॉस्ट की डेफिनेशन नहीं बताई थी, जो कि लंदन में है। चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। या तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और अगर आप सीएमए बन जाते हैं तो सीएमए बनने के बाद लंदन में है ये यूनिवर्सिटी, जिसको हम सीमा लंदन कहते हैं। और ये लंदन में यूनिवर्सिटी है, द चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, सीमा लंदन कहा जाता है, सीमा लंदन बोला जाता है इसको मेनली, जो शॉर्ट फॉर्म है। बहुत अच्छी डिग्री है दोस्तों। अगर आप सीएमए कर रहे हैं तो सीएमए करने के बाद आपको सिर्फ एक पेपर देना होगा और आपको सीमा लंदन की डिग्री मिल जाएगी। जब सीएमए की डिग्री मिलती है आपको, तो सीएमए की डिग्री मिलने में इसका मतलब ये विद इन इंडिया है, ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड नहीं है। जब आप सीमा लंदन की डिग्री लेते हो तो ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड हो जाता है, मतलब वर्ल्ड के अंदर जितनी कंट्रीज है, मेजर कंट्री को ये कवर कर लेता है। कहीं पर भी आपकी जॉब लग सकती है इस डिग्री से। बहुत अच्छा कोर्स है, कोशिश करना कि जब आप प्रोफेशनल बन जाओ तो ये वाला कोर्स जरूर भी ज्वाइन करें, अगर आपको मन हो आगे पढ़ने का। तो ये एक इंस्टीट्यूट है जो कि लंदन में है, जिसको बोलते हैं सीमा लंदन। और ये अपना डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि सीएमए बनने के बाद ही करो, डायरेक्ट भी आप, इनके लेवल्स होते हैं इनमें, जैसे कि यहाँ पर होता है फाउंडेशन, इंटर और फाइनल। तो वहां पर होता है पता नहीं मेरे को भी ध्यान, लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ऐसे करके, उन लेवल का नाम होता है, जनरल लेवल ऐसे करके कुछ होते हैं। तो इतना मेरे को अभी इस पे मैंने देखा नहीं, जब हम करेंगे तब जाकर सोचेंगे इस बारे में। तो सीमा लंदन ने डेफिनेशन दी थी कॉस्ट की, और उसी ने बताया, क्योंकि कॉस्ट की डेफिनेशन में नोशनल कॉस्ट था, तो उसी ने बताया कि नोशनल कॉस्ट की डेफिनेशन क्या रहेगी, और बहुत ही बेहतरीन डेफिनेशन इसने दी इंस्टीट्यूट ने, जो कि लंदन में है, जिसका नाम है द चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, सीमा लंदन। ठीक है, क्या बोला इसने? इसने कहा नोशनल कॉस्ट, इसने कहा नोशनल कॉस्ट एज क्या है? नोशनल कॉस्ट एज द वैल्यू ऑफ बेनिफिट, the value of benefit where no actual cost is incurred, where no actual cost is incurred। कितनी अच्छी डेफिनेशन है, where no the actual cost is incurred। ये डेफिनेशन लिख कर आएंगे ना तो उड़ जाएंगे, मतलब इन द सेंस कि ये डेफिनेशन लिख कर आओगे तो काफी बहुत अच्छे नंबर, बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर पे। इवन थ्रू
such cost, even through such cost do not involve any cash outlay. Such costs do not involve any cash outlay, but are taken into consideration. ये लो वाला कंसिडरेशन नहीं है दोस्तों. कंसिडरेशन मतलब किसी चीज को कंसिडर करना, सुनना. कंसिडरेशन या उसको ध्यान में रखते हुए चीजें करना. कंसिडरेशन while making managerial decision. ये कहता है द चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट सीमा लंदन डिफाइन नोशनल कॉस्ट एज द वैल्यू ऑफ बेनिफिट. याद करो मेरे वो एग्जांपल जब मैंने कहा था कि मेरे घर में 3 मंजिल है, मेरे फर्स्ट फ्लोर के अंदर मैंने अपना एक ऑफिस खोल रखा है बहुत बढ़िया सा. अब मैं ऑफिस का जो रेंट है, क्या मैं कंपनी चलूंगा? मेरी कंपनी, मेरा ही ऑफिस, मेरा ही घर, क्या रेंट लेना जी? बट जब हम मैनेजरियल डिसीजन ले रहे हो, जब कंपनी के डिसीजन ले रहे हो, भले ही जो ये ऐसी जो हमें बताओ बिजनेस को, अगर आप बिजनेस को अलग सोचो और ऑनर को अलग सोचो. मेरा घर है, मेरे घर के नीचे वाले फ्लोर पे मैंने अपना बिजनेस सेटअप कर रखा है, ठीक है. अब बिजनेस सेटअप कर रखा है तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो बिजनेस को तो रेंट देना चाहिए, क्योंकि वो उसके लिए क्या बन गया? मकान मालिक, है ना. और वो मेरे किराएदार बन गया. तो अब बिजनेस को तो क्या देना चाहिए भैया? बिजनेस को तो रेंट देना चाहिए. पर क्योंकि वो मेरा ही बिजनेस है, अगर मैं किसी और का बिजनेस तो रेंट लेता, क्योंकि वो मेरा बिजनेस, तो अपने बिजनेस से क्या ही रेंट लूं, उसका पैसा भी तो मेरे पे ही आना है, और रेंट लूंगा तब भी मेरे पे ही आना है. बट दोस्तों ये कहता है कि भाई बेनिफिट तो मिला है बिजनेस को, हाँ बेनिफिट मिला है, पर उसके लिए कोई एक्चुअल कॉस्ट इनकम नहीं हुई, मतलब इससे कोई आउटफ्लो नहीं हो रहा कैश का. बिजनेस को रेसिडेंस मिल गया, रेसिडेंस कह रहा हूं, बिजनेस को बिजनेस प्लेस मिल गया, चलाने के लिए एक बिजनेस प्लेस मिल गया, जिसके लिए हमें एक्चुअल कॉस्ट तो इनकम नहीं कर पा रहे, पर बेनिफिट जरूर मिल रहा है एक बिजनेस को. अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ सोचो तो बिजनेस को तो बेनिफिट मिल गया, ऑनर की घर में ही उसको क्या मिल गया? बिजनेस सेटअप हो गया. अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो बिजनेस के लिए तो कॉस्ट इनकम होनी चाहिए ना, पर एक्चुअली खर्च नहीं हो रही, क्योंकि ऑनर अपने बिजनेस, अगर ये कहीं और होता तो कहीं पर और मार्क किसी फैक्ट्री या कोई अच्छा स्टैंडर्ड इलाके में जाकर लेते तो अच्छा खासा रेंट पे करना पड़ता, जो कि यहाँ पर नहीं पे करना पड़ रहा है, क्योंकि घर अच्छे खासे इलाके में है, जो कि अच्छा खासा चल सकता है बिजनेस वो उस इलाके से. तो भाई बेनिफिट तो बिजनेस को मिला है, पर उसके लिए कोई भी एक्चुअल कॉस्ट इनकम नहीं करी जा रही, कोई भी आउटफ्लो कैश का नहीं हो रहा. पर ये कहता है, सीमा लंदन कहता है भाई भले ही आपकी कॉस्ट का आउटफ्लो नहीं हो रहा, भले ही आपकी एक्चुअल कॉस्ट इनकम नहीं हो रही, जेब से पैसा नहीं जा रहा, पर बेनिफिट तो बिजनेस ले रहा है. तो बिजनेस के जब भी मैनेजरियल डिसीजन लेंगे, इस कॉस्ट को इंक्लूड करा जाएगा फॉर मैनेजरियल डिसीजन. कह रहा देखो पढ़ो आगे, नोशनल कॉस्ट एज द वैल्यू ऑफ बेनिफिट. ये एक तरीके का वैल्यू ऑफ बेनिफिट है, जिसके लिए हम कोई एक्चुअल कॉस्ट तो इनकम नहीं करते, कोई ऐसा सच कैश फ्लो आउटफ्लो कॉस्ट जो है, इस कॉस्ट से कोई आउटफ्लो तो नहीं होता कैश का, पर जब भी मैनेजरियल डिसीजन, मैनेजमेंट डिसीजन ले रहा होगा, इस कॉस्ट को भी इंक्लूड करी जाएगी. क्यों? क्योंकि अगर ये यहां ना खोलकर कहीं और बिजनेस खोलते तो वहां पे करना पड़ता, वहां एक्चुअल कॉस्ट इंकर होती. तो ये बेनिफिट हमें मार्जिनल डिसीजन लेते समय इस नोशनल कॉस्ट को इंक्लूड करना होगा. ये कहता है, समझ में आ गया? सिंपल सी बात थी, ठीक है जी. बात यहां पर क्लियर होगी. फोर्थ हमने समझ लिया. इसके बाद करते हैं फिफ्थ, रिप्लेसमेंट कॉस्ट. रिप्लेसमेंट कॉस्ट. अब रिप्लेसमेंट कॉस्ट को सुनते ही समझ में आ गया होगा, रिप्लेसमेंट की कहीं ना कहीं बात हो रही होगी, और होनी भी चाहिए क्योंकि नाम ही उस तरीके से पड़ा हुआ है. लेकिन इसके अंदर पहले से सिंपल सा है. कहता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट is the price. Replacement cost is the price that an entity would pay to replace, that an entity would pay to replace an existing asset. An existing asset at current market. An existing asset at current market price with a similar asset.
विदाउट सिमिलर एसेट। सर इसमें बताने लायक कुछ नहीं है, पर एग्जांपल लेके समझते हैं कि क्या कह रहा है ये। देखो भाई, एक कंपनी के पास कार थी, एक कंपनी के पास कार थी, उस कार को 10 साल हो गए थे, कार अब अच्छा एवरेज नहीं दे रही थी, तो कंपनी ने सोचा इस कार को अब वापसी बदल दिया, मतलब इस कार को लेकर नई कार ले ली जाए। तो कंपनी कार के शोरूम में पहुंची, कंपनी का मालिक, कंपनी पहुंची मतलब कंपनी का मालिक पहुंच गया। तो कंपनी कार के शोरूम में पहुंची और वहां से जाके बोला कि भैया मैं एक नई कार चाहिए अच्छी। तो उसने कहा ठीक है सर, कार तो मिल जाएगी। कार सेलेक्ट करी और वो कार पड़ी करीब 10 लाख रुपए की। अब कंपनी के जो ओनर था उसने कहा कि सर मेरे पे एक कार पड़ी है आप ही की कंपनी की, आपकी कंपनी से कार ले जाता हूं मैं, मेरे पे कार आपकी कंपनी की पड़ी है सेम, अगर आप चाहो तो वो कार मैं आपको दे देता हूं, आपका कोई कहीं ना कहीं कुछ पार्ट तो यूज आ जाएगा, एज ए स्क्रैप नहीं होगी, कुछ पार्ट तो यूटिलाइज हो जाएगा, मैं तो कबाड़ के बाद बेचूंगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, आप ले लो। कार की कंडीशन वेल एंड गुड थी, बाहर सब कुछ बढ़िया सा था। सेकंड, इंजन अगर चेंज कर दिया तो बढ़िया हो जाएगी कार, बिल्कुल इंजन नया कर दिया तो कार ही बढ़िया हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। अब ये गए तो कार थी 10 लाख रुपए की, तो कम कार के शोरूम वाले ने बोला कि भाई ठीक है अपनी कार दिखाइए, कार दिखाई और ने कहा कि भाई ये कार तो सही है, वेल एंड कंडीशन है। तो कार शोरूम ने कहा कि हम इस कार के आपके 2 लाख रुपए दे देंगे। तो अब मैंने कहा इस कार की जो वैल्यू निकली वो 2 लाख रुपए निकली, तो मैंने कहा सर ऐसा कर लेते हैं कि ये कार मैं ले जाता हूं और इस कार के बदले में ये दे देता हूं और एडिशनल 8 लाख रुपए दे देता हूं। तो यहां पर कंपनी ने क्या कहा, कंपनी ने क्या करा, एक तो कार दे दी कितने की, 2 लाख की जो वैल्यू हुई, और क्या दिया, और कैश या फिर पैसे दे दिए बैंक से कितने, बाकी 8 लाख रुपए। और क्या लेके गई कंपनी, नई कार ले गई, न्यू कार ले गई। अब आप मुझे बताइए कि सर इसमें से रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट आपके 10 लाख है, 2 लाख है, 8 लाख है, क्या है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। सर रिप्लेसमेंट कॉस्ट अगर आप कहते हो 2 लाख रुपए तो मैं कहूंगा गलत है दोस्तों, 2 लाख नहीं। रिप्लेसमेंट कॉस्ट होता है कि जो कार नई खरीदी गई है उसके लिए नेट कितना पैसा दिया है रिप्लेस कराने के बाद। क्या बोला मैंने, जो नई एसेट आई है कंपनी के पास, उस नई एसेट के लिए आपने नेट कितनी पेमेंट करी, तो नेट पेमेंट बताना कितनी करी। हमने कहा सर 10 लाख की तो कार थी मार्केट प्राइस, और जो हमारी हमने जो एसेट कार दी उसकी जो प्राइस पड़ा वो 2 लाख रुपए उसने ले ली, तो अब मुझे नेट कितना पे करना पड़ेगा, 8 लाख। तो जो 8 लाख है कार जो आई वो 8 लाख की आई, यही हमारी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। नई पुराने कार के बदले नई कार ले जाना और बदले में 8 लाख रुपए देना, नई कार आके 8 लाख रुपए देना, वो हमारे लिए रिप्लेसमेंट कॉस्ट मानी जाएगी। ये 2 लाख रिप्लेसमेंट कॉस्ट नहीं है। काफी स्टूडेंट 2 लाख समझ लेते हैं, पढ़ो पहले नाम पढ़ो। रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज अ प्राइस, ये ऐसा प्राइस है दैट एन एंटिटी वुड पे नॉट रिसीव्ड। एक तरीके से देखा जाए कि 2 लाख रुपए कम पड़ रहे तो जेब में ही रह गए ना 2 लाख रुपए, तो पे टू रिप्लेस एन एग्जिस्टिंग एसेट एट अ करंट मार्केट प्राइस विद अ सिमिलर एसेट। कि जब भी कोई रिप्लेसमेंट कॉस्ट एक ऐसा प्राइस है जो कि कंपनी को पे करना पड़ता है एक एसेट को रिप्लेस कराने के बाद, एक एग्जिस्टिंग एसेट को रिप्लेस कराएंगे और नई ले लेंगे, और नई लेते टाइम में जो आप अमाउंट पे करोगे वो आपकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट मानी जाएगी। क्लियर है नहीं है, ठीक है दोस्त, गलत मत समझिएगा, ये नहीं होती रिप्लेसमेंट कॉस्ट। बहुत सारे स्टूडेंट ये समझ लगता है कि कितने की कार रिप्लेस हुई। रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब है कि मेरी कार देने के बाद मुझे और कितने पैसे देने पड़े, वो है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। समझ में आया ना, क्लियर रहेगी बात, ठीक है सर। हमने क्या क्या पॉइंट पढ़ लिया, हमने रिप्लेसमेंट कॉस्ट पढ़ लिया, अब दो रह गए, अपॉर्चुनिटी और अवॉइडेबल या अनअवॉइडेबल कॉस्ट। लिखिए पहले अवॉइडेबल सीखते हैं, अपॉर्चुनिटी बाद में सीखेंगे। ये आपके पास हो गया, पता नहीं कौन सा पॉइंट है, 6th, अवॉइडेबल एंड अनअवॉइडेबल कॉस्ट। अवॉइडेबल एंड अनअवॉइडेबल कॉस्ट। लो जी पहले अवॉइडेबल के बारे में लिखते हैं। क्या रहा है, अवॉइडेबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट, अवॉइडेबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट which can be eliminated, which can be eliminated if a particular product
if a particular product or a department with which they are directly related, which with they are directly related is discontinue. एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए, एक डिपार्टमेंट है, ठीक है। इस डिपार्टमेंट में मान लो एक प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट ए बनता है। अब ये प्रोडक्ट ज्यादा अर्निंग नहीं देता, नॉट यूजफुल फॉर अर्निंग, अर्निंग के लिए ज्यादा यूजफुल नहीं है प्रोडक्ट। कंपनी ने डिसाइड करा क्यों ना इस प्रोडक्ट को बनाना बंद कर दिया जाए। कंपनी ने डिसाइड किया क्यों ना इस प्रोडक्ट को बनाना बंद कर दे, इस प्रोडक्ट को क्लोज कर दे। डिपार्टमेंट ही क्लोज कर देते हैं। या भाई जब कोई प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं वो हमको अर्निंग करके नहीं दे रहा, तो क्या फायदा उस प्रोडक्ट को बनाकर। तो दोस्तों, जब आपने किसी डिपार्टमेंट को बंद करा और उस पर होने वाला प्रोडक्ट बंद हो गया या कोई भी डिपार्टमेंट बंद हो गया, तो उस पर होने वाली कॉस्ट, डिपार्टमेंट में खर्च होने वाली कॉस्ट भी खत्म हो जाएगी। खर्च होने वाली कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो जो कॉस्ट इंकर्ड हो रही थी, जो कॉस्ट इंकर्ड हो रही थी वो भी खत्म हो जाएगी, वो भी खत्म हो जाएगी जब डिपार्टमेंट बंद होगा। होगा नहीं होगा? आप मुझे बताओ यार, कोई डिपार्टमेंट है, अब उस डिपार्टमेंट मान लो कोई भी एक कंपनी के अंदर मान लो जीएसटी डिपार्टमेंट है, जहां पर जीएसटी का मेन काम होता है। अब जीएसटी डिपार्टमेंट ने कंपनी कहा यार क्यों ना जीएसटी डिपार्टमेंट की जो है हम बाहर से करवा लेते हैं काम, बहुत सारे बैठे हैं कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्ट अकाउंटेंट, इनसे करवा लेते हैं जीएसटी का काम सारा। तो काम को क्या कर दिया, जीएसटी डिपार्टमेंट पहले कंपनी के अंदर था उसको बंद कर दिया और सारा काम आउटसोर्स कर दिया जीएसटी का। तो अब जो डिपार्टमेंट कंपनी के अंदर था, जो एम्प्लॉय कॉस्ट, जो सारा कंप्यूटर वगैरह फिक्स कॉस्ट वगैरह लग रहा था, वो नहीं लगेगा, है ना। तो जो कॉस्ट लग रही थी डिपार्टमेंट, जब बंद कर दिया जाए वो कॉस्ट नहीं लगेगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, अवॉइडेबल कॉस्ट। इसको क्या कहते हैं, अवॉइडेबल कॉस्ट। दिखना क्या रहेगा, अवॉइडेबल कॉस्ट आर द कॉस्ट विच कैन बी एलिमिनेटेड, जिसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। और कैसे एलिमिनेट करेंगे, मतलब खत्म कर सकते हैं कैसे, इफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, या प्रोडक्ट या कोई डिपार्टमेंट जो डायरेक्टली रिलेटेड होता है उस पर्टिकुलर कोई भी प्रोडक्ट जो डिपार्टमेंट से डायरेक्टली रिलेटेड है, या कोई डिपार्टमेंट जो कॉस्ट जो डायरेक्टली डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, जैसे कि एक जीएसटी डिपार्टमेंट जो सारे इंप्लॉय काम कर रहे हैं, वो इंप्लॉय सिर्फ जीएसटी डिपार्टमेंट में डायरेक्टली रिलेटेड है। तो अगर हम जीएसटी डिपार्टमेंट ही बंद कर देते हैं कंपनी का, तो वो जो कॉस्ट इंकर्ड होती है एम्प्लॉय पे, वो भी खत्म हो जाएगी। तो दैट्स कॉल्ड अवॉइडेबल कॉस्ट। उसको हम क्या कहते हैं, अवॉइडेबल कॉस्ट कहते हैं। जब भी कोई प्रोडक्ट या कोई डिपार्टमेंट बंद होता है, तो उस पे होने वाली डायरेक्टली रिलेट करने वाली जो कॉस्ट होती है, जैसे उस पे काम करने वाले एम्प्लॉय, उस पे काम करने वाली खर्चे, वो सारे खर्चे भी अवॉइड एलिमिनेट हो जाते हैं। और जैसी वो एलिमिनेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उसको हम अवॉइडेबल कॉस्ट कहते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं अनअवॉइडेबल की। तो अनअवॉइडेबल कॉस्ट, भाई अनअवॉइडेबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, जिसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी एलिमिनेटेड विथ डिसकंटिन्यू ऑफ अ प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट के खत्म होने से और डिपार्टमेंट या किसी डिपार्टमेंट के बंद होने से कुछ कॉस्ट हम एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, ऐसी कॉस्ट को अनअवॉइडेबल कॉस्ट कहा गया। फॉर एग्जाम्पल,
जैसे कि फिक्स्ड कॉस्ट हम एलिमिनेट नहीं कर पाते अगर आप कोई डिपार्टमेंट बंद कर देते हो तो। एक कंपनी का ऑफिस है, उस ऑफिस में 4 डिपार्टमेंट है, ठीक है। कंपनी का ऑफिस का रेंट है मान लो 1 लाख रुपए, 4 डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट बंद कर दोगे तो रेंट कम हो जाएगा क्या? नहीं, रेंट तो उतना ही पे करना पड़ेगा ना। तो ऐसी कॉस्ट जो डिपार्टमेंट बंद करने के बाद कॉस्ट बंद हो जाए, कॉस्ट करना हो, इनकम होना बंद हो जाए, तो वो तो अवॉइडेबल हो गई। और ऐसे कॉस्ट जो डिपार्टमेंट या किसी प्रोडक्ट को खत्म करने के बाद भी, बंद करने के बाद भी कॉस्ट चलती रहे, ऐसी कॉस्ट अनअवॉइडेबल कॉस्ट होगी, जिसको हम अवॉइड कर ही नहीं सकते भैया। डिपार्टमेंट बंद कर लो, कुछ भी कर लो, ये कॉस्ट तो आनी आनी है। और यह होती है मेनली फिक्स्ड कॉस्ट। और ऐसी कॉस्ट जो डिपार्टमेंट से डायरेक्टली रिलेट करी थी, जब डिपार्टमेंट होगा तो कॉस्ट होगी, जैसे डिपार्टमेंट खत्म कॉस्ट बंद हो जाएगी, तो वो अवॉइडेबल कॉस्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? अवॉइडेबल कॉस्ट। ठीक है सर, समझ में आ गया बात? तो अगर कोई एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है और जब तक वो एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है तब तक जो कॉस्ट खर्च हो रही है तो वो अवॉइडेबल हो सकती है, क्योंकि जैसी एक्टिविटी बंद हो जाएगी वो कॉस्ट भी होना बंद हो जाएगी। अगर कोई एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है तो कॉस्ट भी परफॉर्म हो रही है, और जैसी एक्टिविटी बंद करी परफॉर्म करना, कॉस्ट अभी भी परफॉर्म करी जा रही हो रही है, कॉस्ट अभी भी हो रही है, तो वो एक्टिविटी, वो कॉस्ट अनअवॉइडेबल होगी। सिंपल सी बात। अगर कोई भी कॉस्ट खर्च हो रहा है किसी पर, किसी डिपार्टमेंट में, प्रोडक्ट पे, डिपार्टमेंट बंद होने से कॉस्ट भी बंद हो जाएगी तो अवॉइडेबल कॉस्ट कहलाएगी वो वाली। और डिपार्टमेंट के बंद हो जाने से कॉस्ट बंद नहीं होगी, कॉस्ट अभी भी इंकर्ड होगी, तो अनअवॉइडेबल कहलाएगी। तो ये था अवॉइडेबल और अनअवॉइडेबल का मतलब। ठीक है सर, सिंपल सी बात है। चलो इसके बाद हम करते हैं अब दोस्तों एक नई कॉस्ट है जो मैंने ऊपर नहीं लिखी थी, भूल गया था लिखना, संक कॉस्ट। ये एक अच्छा, बहुत ही अच्छा तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये थोड़ा टिपिकल है। समझना ध्यान से कि संक कॉस्ट क्या होता है। और एक लास्ट बचेगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसके बाद क्लास को खत्म करेंगे और सारी थ्योरी हमारी पार्ट 1 की कंप्लीट हो जाएगी। तो संक कॉस्ट क्या है? कहता है संक कॉस्ट मीन्स द कॉस्ट विच कंटिन्यू टू अकर with the same amount in each alternative course of action and also to continue occur with the same amount when there is no alternative course of action। सर समझ नहीं आया ना? मैं समझाता हूं। देखिए, एक कंपनी है, एग्जांपल समझेंगे, बहुत प्यारा एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल समझते हैं। एक कंपनी है और एक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है। इन्होंने एक फैक्ट्री ली रेंट पर। अब उसका रेंट जाता है 1 लाख रुपए। इन्हें फैक्ट्री रेंट पर, और फैक्ट्री का रेंट कितना जाता है दोस्त? 1 लाख रुपए जाता है। फैक्ट्री का रेंट 1 लाख रुपए जाता है। तो फैक्ट्री का रेंट जो 1 लाख रुपए है वो आपको पे करना होगा। अब कंपनी ने डिसाइड करा, हमारे पास, कंपनी के पास 2 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, तो 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, ध्यान समझना, कंपनी प्रोडक्ट A1 बनाए या प्रोडक्ट A2 बनाए। A1 और A2 में सिलेक्ट करना है कोई एक। ऑप्शन नंबर 2 है कंपनी प्रोडक्ट A1 एंड A2 दोनों बना ले, या दोनों ना बनाए। दोनों बनाए या दोनों ना बनाए। देखिए दोस्तों, कंपनी एक है, उसका एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री रेंट पे ले रखी है। कंपनी आपसे पूछती है कि बताओ कि मैं प्रोडक्ट A1 बनाऊं या प्रोडक्ट A2 बनाऊं। एक तो ये आपसे पूछती है कंपनी। कंपनी के बाद दूसरा ऑप्शन है कि यार ये ऑप्शन 1 सिलेक्ट करें या ऑप्शन 2 सिलेक्ट करें। कंपनी कह रही है कि यार प्रोडक्ट A1 बनाऊं या A2 बनाऊं, एक तो ये है। दूसरा ऑप्शन है या दोनों प्रोडक्ट बनाया जाए या दोनों में से कोई ना बनाया जाए, दूसरा ऑप्शन ये है। अब देखना हमारे पास ये क्या है, अल्टरनेटिव्स। पहला अल्टरनेटिव हमारे पास ये है कि या तो प्रोडक्ट A1 बनाऊंगा या प्रोडक्ट A2 बनाऊंगा। केसेस बता रहा हूं, ये ऑप्शन ना लेकर केस ले लो आप। फिर आप दोनों ऑप्शन को मैच करने लगोगे, दोनों अलग अलग ऑप्शन है। केस नंबर 1 आपसे पूछ रहा है और केस नंबर 2 है। पहले केस में आपसे ये पूछता है कि प्रोडक्ट A1 बनाना चाहिए या प्रोडक्ट A2 बनाना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको इसकी डिटेल दे दी।
मैंने कहा भाई डिटेल में देता हूं कुछ। तो प्रोडक्ट है मेरे पास A1 और A2, मेरे पास दो प्रोडक्ट है A1 और A2। अब A1 में रॉ मटेरियल लगता है 20,000 रुपए का, इसमें लगता है 25,000 रुपए का। डायरेक्ट लेबर लगते हैं 10,000 रुपए के, इसमें लगते हैं 15,000 रुपए के। और ओवरहेड से लग जाते हैं, मतलब टोटल सारा ले लिया मैंने, ओवरहेड लग जाते हैं इसमें 20,000 रुपए के और इसमें लगते हैं 15,000 रुपए के। ये होगी टोटल कॉस्ट, ठीक है जी। एक और चीज, फैक्ट्री का रेंट भी देते हैं ना, ये तो भूल गया लिखना। फैक्ट्री रेंट देते हैं 1,00,000 रुपए, ये 1,00,000 रुपए। तो यहां पर मेरी टोटल कॉस्ट आ गई, ठीक है। टोटल कॉस्ट देखते हैं, 20, 10, 30, 40, 50 और 1,50,000, 1,50 लाख, 5 लाख, 50 लाख सॉरी, 25 और आपके 15, 15, 30, 40, 50, 55, 1 लाख, 1.55 लाख। दोनों ही प्रोडक्ट हमें सेम प्रॉफिट देते हैं। 50,000 का प्रॉफिट ये देता है और 50,000 का प्रॉफिट ये देता है। तो आपसे मैं पूछ रहा हूं कि कितने का बेचना चाहिए। हाँ, मतलब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि कौन सा प्रोडक्ट बनाया जाए, प्रोडक्ट ए बनाया जाए या बी बनाया जाए। जब आप प्रोडक्ट ए और बी बनाने में कंपेयर करोगे कि बनाया जाए प्रोडक्ट ए में से या बी में से, जब इन दोनों की बात हो रही होगी, पहले केस ए को समझो, केस 1 को। जब सिर्फ ये बात हो रही होगी कि प्रोडक्ट A1 बनाया जाए या प्रोडक्ट A2 बनाया जाए, तो उसके अंदर आपको कंपैरिजन करना है। ये कितने की बेचोगे, ये 2 लाख की बेच दोगे, ये 2,05,000 की बेचोगे। अब यहां तक आप कॉस्ट तक कंपेयर करोगे, भाई जिसमें सबसे कम कॉस्ट आएगी हम वो प्रोडक्ट बनाएंगे, है ना, यही सोचोगे ना आप। प्रॉफिट को बोल दो, देखो प्रॉफिट दोनों कंपनी सेम प्रॉफिट देती है, तो प्रॉफिट को इग्नोर कर दो। प्रॉफिट कभी भी डिसीजन मेकिंग में नहीं आता, हमेशा डिसीजन मेकिंग में क्या आता है दोस्त, कॉस्ट आती है। तो अगर मैं कॉस्ट की बात करूं, मैं अभी कह रहा हूं कि दोनों सेम प्रॉफिट हमें प्रोवाइड करती है। आप मुझे बताओ कौन सा बनाना सही रहेगा, आप मुझे बताइए कौन सा बनाना सही रहेगा। तो आपने कहा सर या तो आप प्रोडक्ट, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि A1 बनाना सही रहेगा या A2। A1 बनाने में 1.5 लाख रुपए लगते हैं और A2 बनाने में 1,55,000 रुपए लगते हैं, तो जिसमें कॉस्ट कम आएगी वो बनाओगे ना, ठीक है। तो आपने डिसीजन दिया कि सर आपका डिसीजन ये है कि प्रोडक्ट A1 बनना चाहिए, प्रोडक्ट A1 बनना चाहिए। आपने डिसीजन दिया प्रोडक्ट A1 बनना चाहिए। सेम क्वेश्चन मैं लेकर चल रहा हूं। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप ना, ये तो मेरा एक एग्जांपल दिया जस्ट मैंने, आपने मेरे को डिसीजन दे दिया कि सर प्रोडक्ट A1 बनना चाहिए क्योंकि उसमें कॉस्ट कम आ रही है, और मेरा भी डिसीजन यही है जो आपका है, बिल्कुल सही डिसीजन दिया है आपने। दूसरा मैंने कहा अब देखो सेम चीज है, A1 है हमारे पास, A2 है, A1 है और A2 है, सेम खर्चा होता है, सेम खर्चा होता है दोस्तों, ठीक है। मतलब ये सारे खर्चे सेम होते हैं एज इट इज। तो टोटल कॉस्ट आ रही है, मैंने इस बार फैक्ट्री का रेंट नहीं लिया इसमें, मैंने यहां तक लिया, ये 3 खर्चे और ये 3 खर्चे। मतलब क्या क्या लिया मैंने, बताइए मैंने क्या क्या लिया। मैंने कहा सर पहले तो आप 20,000 रुपये मटेरियल का जोड़ो, 10,000 रुपये इसका जोड़ो और 20,000 रुपये इसका जोड़ो, इसका 25,000 इसका जोड़ दो, 15,000 इसका जोड़ दो और 15,000 इसका जोड़ दो, ठीक है जी। अब मैंने फैक्ट्री रेंट को नहीं लिया सेकंड केस में, सेकंड केस सेकंड नहीं है, मतलब इसी का ये केस नंबर 1 ही है, उसमें आपको कुछ अलग चीज बता रहा हूं। मैंने रॉ मटेरियल जोड़ दिया, मैंने डायरेक्ट लेबर जोड़ दिया, मैंने सारे ओवरहेड जोड़ दिए, फैक्ट्री रेंट को नहीं जोड़ा अब वाले केस में। अब मुझे बताओ 20 और 10, 30 और 40, 50,000 रुपए, और यहाँ कितना आएगा 55,000 रुपए। मैं आपसे पूछूं अगर इस बेस पर आपको डिसीजन देना हो तो बताओ क्या दोगे, डिसीजन क्या रहेगा आपका, कौन सा बनाना चाहिए। सर जहां कॉस्ट कम आई वो बनाना चाहिए, तो अभी भी क्या होगा आपका, प्रोडक्ट A1 बनाना चाहिए, प्रोडक्ट A1 बनाना चाहिए। अब दोनों एग्जाम्पल को ध्यान से देखो, दोनों एग्जाम्पल को देखोगे तो इधर फैक्ट्री का रेंट है, इधर मैंने फैक्ट्री का रेंट ऐड कर रखा है और इधर फैक्ट्री का रेंट ऐड नहीं किया हुआ। जब मैं फैक्ट्री का रेंट ऐड करके टोटल कॉस्ट निकालता हूं तब भी मेरा डिसीजन जो है वो प्रोडक्ट A1 है, और जब मैं फैक्ट्री का रेंट नहीं ऐड करता और नहीं ऐड करने के बाद मैं डिसीजन लेता हूं, भाई मैंने फैक्ट्री का रेंट ऐड नहीं करा, वो फैक्ट्री रेंट वाली कॉस्ट ऐड नहीं करी, उसके बाद मैं डिसीजन ले रहा हूं, क्या मेरा डिसीजन बदल गया या वही है, वही है। इसका मतलब अगर आप फैक्ट्री का रेंट इंक्लूड कर रहे हो डिसीजन मेकिंग में और इंक्लूड नहीं कर रहे डिसीजन मेकिंग में, तो दोनों से आंसर सेम ही आने वाला है, कोई अलग चेंज नहीं आएगा। मैंने इधर फैक्ट्री का रेंट नहीं लिया, 1-1 लाख रुपए की कॉस्ट नहीं ली,
तब भी मेरे डिसीजन में कोई भी चेंजमेंट नहीं आया, सेम डिसीजन था। और इधर मैंने फैक्ट्री का रेंट लिया है, तब भी मेरा प्रोडक्ट ए बनाऊं। तो दोनों डिसीजन में आपको देखो कि मेरे को एक चीज पता चली, जो फैक्ट्री रेंट है वो मेरे लिए डिसीजन मेकिंग के लिए काम का है ही नहीं, वो मेरे लिए डिसीजन मेकिंग के लिए काम का है ही नहीं, नॉट यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग। तो जो फैक्ट्री का रेंट आप 1 लाख रुपए पे कर रहे हो, ये तो आपको भरना ही पड़ेगा, चाहे प्रोडक्ट A1 बना लो चाहे प्रोडक्ट A2 बना लो। समझ में आ रहा है? आप किसी भी दो अल्टरनेटिव को जब चूज करने की बात करते हैं तो वो कॉस्ट को नहीं इंक्लूड करते डिसीजन लेने में। टोटल में तो इंक्लूड करेंगे, जब मैं प्रोडक्ट माल बाहर बेचूंगा तो मैं इतने में नहीं बेचूंगा 55,000 में, 1 लाख का रेंट भी तो रिकवर करना है। डिसीजन मेकिंग में कह रहा हूं, डिसीजन मेकिंग वो अलग चीज होती है और माल बेचना अलग चीज होता है। डिसीजन मतलब कि हमें प्रोडक्ट A1 बनाना चाहिए या A2 बनाना चाहिए, ये हो गया डिसीजन। अगर A1 बनाना चाहिए तो टोटल कॉस्ट में बाहर वालों से रिकवर करूंगा, वो एक अलग मैटर है। मैं अभी डिसीजन की बात कर रहा हूं। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बताओ प्रोडक्ट A1 बनाना चाहिए A2 बनाना चाहिए। अगर आप फैक्ट्री रेंट को ऐड कर देते हो तो डिसीजन आपका A1, और अगर फैक्ट्री रेंट को ऐड नहीं करते तब भी डिसीजन A1 है। इसका मतलब फैक्ट्री रेंट का डिसीजन मेकिंग से कोई भी लाता नहीं है, कोई भी नाता नहीं है दोस्तों। इट इज इररेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, इट इज इररेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। तो अगर कोई कॉस्ट आप खर्च कर देते हो, ये कॉस्ट रिकवर करना मुश्किल है, रिकवर नहीं हो पाएगा ये कॉस्ट। इन द सेंस रिकवर मतलब ये कॉस्ट वापसी नहीं मिलेगी, हमें 1 लाख का रेंट पे कर दिया, अब आप उसमें A1 प्रोडक्ट बना लो या A2 प्रोडक्ट बना लो, ये वाली कॉस्ट अब वापसी नहीं होगी। इसका मतलब यह है दोस्तों, प्रोडक्ट A1 या A2 में से कोई भी सिलेक्ट कर लेना, 1 लाख रुपए जो जा गया तो गया, वो नहीं आएगा। इसका मतलब वो वाली कॉस्ट अब डिसीजन मेकिंग में कोई मायने रखती ही नहीं। समझ में आ रहा है ना? हमको प्रूफ करके दिखाया मैंने कि 1 लाख रुपए अगर मैं हटा दूं अगले केस में, तब भी मेरा डिसीजन वही है प्रोडक्ट A1, कोई भी डिसीजन में चेंजमेंट नहीं है, क्योंकि यहां पर दोनों सेम है। अगर ये अलग अलग होता तब बात अलग थी, ये दोनों सेम है तो क्या कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा। तो भैया ये कौन सी कॉस्ट बन गई? संक कॉस्ट बन गई। क्या बन गई? संक कॉस्ट। अब समझ में आएगा। केस नंबर 2 पे देखो, अगर मैं कह रहा हूं कि नहीं हम दोनों प्रोडक्ट बनाएंगे, A1 और A2 दोनों प्रोडक्ट बनाएंगे, या दोनों नहीं बनाएंगे, केस मतलब दूसरा केस है। अगर कंपनी आपसे बोले, कंपनी एक तो कंपनी ने एक कंपनी आपसे बोल रही है कि ये A1 बनाओ या A2 बनाओ, एक कंपनी ने बोला छोड़ो, इसका हमने डिसीजन दिया कि सर A1 बना लेना, और जो फैक्ट्री रेंट है ये संक कॉस्ट है, क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग में नहीं आएगी, चाहे A1 बना लो A2 बना लो, इसका कोई भी रेलिवेंट नहीं है डिसीजन मेकिंग में। डालोगे तब भी सही आंसर आएगा, नहीं डालोगे तब भी, तो डालो ही मत। अब आपसे कंपनी कह रही है कि बताओ दोनों प्रोडक्ट बनाऊं या दोनों प्रोडक्ट नहीं बनाऊं। अगर आप दोनों प्रोडक्ट बनाओगे तो क्या 1 लाख रेंट जाएगा? हाँ जाएगा। और अगर आप दोनों नहीं बनाओगे तब भी 1 लाख रुपए रेंट जाएगा? हाँ जाएगा। भाई मैंने आप जिस फैक्ट्री मैंने ले रखी है उसके आप मकान मालिक हो, मकान के फैक्ट्री के मालिक हो, मैंने आपको 1 लाख रेंट दे दिया। अब मैं उसमें A1 बनाऊं या A2 बनाऊं या दोनों बना लूं या दोनों में से कोई बनाऊं, मुझे तो 1 लाख ही रेंट देना है। तो जब हम डिसीजन लेते हैं दोस्तों, डिसीजन लेते समय ऐसी कॉस्ट जो डिसीजन लेते समय रेलिवेंट नहीं होती, उसको हम संक कॉस्ट कहते हैं। संक कॉस्ट इज नॉट रेलिवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। वो तो आपको देनी ही पड़ेगी, उसको आप नहीं रोक सकते, वो आपको पे करनी ही होगी। फिक्स्ड कॉस्ट हमारी क्या होती है? संक कॉस्ट मानी जाती है, क्योंकि वो डिसीजन लेने में हमारे को। अब आप A1 और A2 में से आपको मैं चॉइस करने को बोलूं, क्या A1 A2 दोनों बनाऊं या दोनों नहीं बनाऊं? अगर आप दोनों बनाओगे तब भी 1 लाख रुपए गया, जो फैक्ट्री का रेंट है। फैक्ट्री का रेंट तो गया ना। अब उसमें A1 A2 दोनों बना लो, A1 बना लो, A2 बना लो, या दोनों में से कुछ मत बनाओ, खाली बैठे रहो, 1 लाख तो गया ना दोस्तों। तो कहता है, अब पढ़ना जरा एग्जाम। संक कॉस्ट मींस द कॉस्ट विच कंटिन्यू टू अकर, जो होना ही है, विद द सेम अमाउंट ऑफ ईच अल्टरनेटिव कॉस्ट ऑफ एक्शन। अगर मेरा अल्टरनेटिव ईच अल्टरनेटिव में सेम अमाउंट है, मतलब अगर मैं A1 बनाऊंगा तब भी 1 लाख रुपए खर्च करने होंगे, B1 A2 बनाऊंगा तब भी 1 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। बट अगर ये A1 बनाने में 1 लाख होता और A2 बनाने में 80,000 होता, तब मेरा डिसीजन मेकिंग में ये काम आता, तब कॉस्ट में चेंजमेंट आ जाता ना दोस्त। अगर आपको दो अल्टरनेटिव में से कोई एक सेलेक्ट करना है और ये वाली जो कॉस्ट है वो दोनों अल्टरनेटिव में सेम ही आनी है, तो ये संक कॉस्ट मानी जाएगी, ये होगा ही होगा। या अगर होनी है A1 A2 कोई बना लो आप, पर अगर A1 में अलग कॉस्ट आती, A2 में अलग आती, तब ये डिसीजन मेकिंग में काम आता। समझ में आ गया? क्लियर है नहीं है? तो कहता है कि देखो सेम अमाउंट खर्च हो रहा है हर एक अल्टरनेटिव में, या ये
हमेशा अकर होगा, ये कॉस्ट आती है जब आप सेम अमाउंट खर्च करो, सेम अल्टरनेटिव में सेम अमाउंट खर्च हो रहा है, पर अगर आप कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनाओगे, नो अल्टरनेटिव कॉस्ट ऑफ एक्शन, कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनाते, तब भी ये कॉस्ट आएगी। मतलब या तो आप प्रोडक्ट A1 बना लो, या तो आप प्रोडक्ट A2 बना लो। A1 बनाओगे तब भी 1 लाख का रेंट गया, A1 नहीं बना रहे जी हम A2 बनाएंगे, क्या रेंट कम हो जाएगा? नहीं जी, 1 लाख का। मैं कह रहा हूं सर मैंने फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री लिया आपकी रेंट पर, 1 लाख रुपए आपको पे करे, मैं एक भी नहीं बना रहा प्रोडक्ट, क्या आपको 1 लाख रुपए वापसी करोगे? नहीं करोगे जी। क्यों करोगे? मत बनाओ भाई, हमारे मतलब आपने फैक्ट्री रेंट पे लिया, अब आप A1 बनाओ, A2 बनाओ, या दोनों में से कुछ मत बनाओ। इसका मतलब दोस्तों ये कॉस्ट अकर होगी ही होगी। अगर ये सेम अमाउंट है हर अल्टरनेटिव पे तो अकर होगी। तो ऐसी कॉस्ट को संक कॉस्ट कहा जाता है। देखो, संक कॉस्ट आर द एंटिटी आर दैट, संक कॉस्ट आर दैट, ये ऐसी कॉस्ट है एन एंटिटी, एक एंटिटी इंकर करती है विच इट इज नो लॉन्गर रिकवर, जो अब रिकवर नहीं हो पाएगा। इसका मतलब खर्च कर दिए तो कर दिए, फिक्स को रेंट दे दिया तो दे दिया, अब आप उसमें मत बनाओ, पूरे साल खाली बैठे रहो, पूरे महीने खाली बैठे रहो, हमें मतलब नहीं, 1 लाख तो रेंट गया तो गया, वो डिसीजन मेकिंग में नहीं आएगा। संक कॉस्ट इज नॉट रेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, इट आल्सो नोन एज अ स्टैंडर्ड, नहीं है वो, स्ट्रेंडेड है। ध्यान से देखो स्पेलिंग को, अलग है, ये अलग है, स्ट्रेंडेड। तो संक कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट नहीं, स्ट्रेंडेड कॉस्ट भी कहा जाता है, स्ट्रेंडेड, स्टैंडर्ड नहीं, स्टैंडर्ड कॉस्ट है, ठीक है। तो संक कॉस्ट समझ में आया। तो मैं आपसे कह सकता हूं कि फिक्स कॉस्ट एक टाइप की संक कॉस्ट होती है अगर ईच अल्टरनेटिव में सेम फिक्स कॉस्ट खर्च हो रही है तो। मतलब अगर मैं ऐसा कहूं कि देखो प्रोडक्ट ए बनाने के लिए जो फैक्ट्री चाहिए उसमें 1 लाख का रेंट है, प्रोडक्ट अगर A2 बनाता हूं उसमें जो फैक्ट्री चाहिए उसमें 80,000 का रेंट है, तब जो फैक्ट्री रेंट है भले ही वो फिक्स्ड है पर वो संक नहीं है, फिर वो संक नहीं है दोस्तों, क्योंकि वो अलग अलग अल्टरनेटिव में अलग अलग है। वो यहां पर लिखा है हर एक अल्टरनेटिव में सेम होगा। आपके पास अगर 2 अल्टरनेटिव है, प्रोडक्ट ए बनाऊं या प्रोडक्ट बी बनाऊं, अगर मैं ए बनाता हूं प्रोडक्ट तो मेरा 1 लाख रुपए का रेंट जाएगा, अगर बी बनाऊंगा तब भी 1 लाख का रेंट जाएगा। तो ये वाली फिक्स्ड कॉस्ट संक कॉस्ट बन जाएगी, क्योंकि दोनों अल्टरनेटिव में सेम अमाउंट की फिक्स्ड कॉस्ट है, इसलिए वो संक कॉस्ट है, रेलेवेंट नहीं है डिसीजन मेकिंग के लिए। आप ये बनाओ या ये बनाओ। बट अगर मैं कहूं प्रोडक्ट ए बनाऊंगा तो मुझे 1 लाख रुपए रेंट देना पड़ेगा फैक्ट्री का, अगर मैं प्रोडक्ट बी बनाता हूं तो वो छोटी फैक्ट्री में भी हो जाएगा तो 80,000 रुपए रेंट देना पड़ेगा। तो अब ये भी फिक्स्ड कॉस्ट है, 80,000 रुपए हर महीने रेंट भरोगे, फिक्स्ड कॉस्ट है। ये प्रोडक्ट ए बनाऊंगा तो हर 1 लाख रुपए रेंट भरना पड़ेगा, फिक्स्ड कॉस्ट है, पर संक नहीं है। क्यों? क्योंकि अब ये फिक्स्ड कॉस्ट डिसीजन मेकिंग में आ जाएगी। प्रोडक्ट ए बनाऊंगा तो 1 लाख रुपए देना पड़ेगा, सोचूंगा, प्रोडक्ट बी बनाऊंगा तो 80 है, ये सोच पा जाएगा नहीं आ जाएगा। पर अगर बोलता है यार प्रोडक्ट ए बनाओ या बी बनाओ, एक तो जाना ही है, तो छोड़ो उसे को, ये तो जाएगा जाएगा, कुछ और लेते हैं डिसीजन में। पर अगर मैं कहूं कि प्रोडक्ट बी बनाओगे, प्रोडक्ट ए बनाओगे तो 1 लाख का रेंट देना पड़ेगा, प्रोडक्ट बी बनाओगे तो 80,000 का रेंट, तो आएगा दिमाग में यार देखो 20,000 कम हो रहे हैं तो प्रोडक्ट बी बनाना सही है ना, सारी बात। तो देखिए दोस्तों, हर ऐसे नहीं कहोगे हर फिक्स कॉस्ट के आपके पास क्या होगी, संक कॉस्ट बन गई, ना 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 ना। जब दोस्तों आपको कोई भी 2 अल्टरनेटिव सेलेक्ट करने होते हैं, सुनना ध्यान से, जब कभी भी 2 अल्टरनेटिव सेलेक्ट करने होते हैं और जो कॉस्ट इंकर्ड हो रही है वो दोनों अल्टरनेटिव पे सेम अमाउंट की हो रही है, अगर मैं पहला अल्टरनेटिव सेलेक्ट करूं तब भी मेरी ये कॉस्ट इंकर्ड होगी, अगर मैं दूसरा अल्टरनेटिव सेलेक्ट करूं तब भी इंकर्ड होगी, दोनों में से कोई अल्टरनेटिव सेलेक्ट नहीं करूं तब भी होगी, सेम अमाउंट की होगी, तब वो संक कॉस्ट मानी जाएगी। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, क्लियर हो गया? चलो इसको ध्यान देना, ठीक है। लास्ट करते हैं पॉइंट और ये हमारी क्लास यहां पर खत्म हो जाएगी, जिसका नाम है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। 8 पॉइंट थे इसमें। देखिए दोस्तों, सामने मैंने लिख दिया है आपके लिए, बस आपको एक जल्दी से वीडियो को पॉज करना है और उसको उतार लेना है। मैं एक एक लाइन को ऐसा डिटेल में आपको समझाने वाला हूं, लास्ट कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हमारा पार्ट 1 का जितना भी थ्योरी पार्ट था वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। पार्ट 2 मैंने आपसे प्रॉमिस करा है कि बाद में करा दूंगा, और पार्ट 1 के बाद हम चलेंगे बेसिकली आगे, ठीक है जी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सुनना ध्यान से। आपके ना एक कंपनी के अंदर आप काम करते थे, एक पर्सन है, मान लो मिस्टर ए। मिस्टर ए एक पर्सन है और ये किसी एक कंपनी में काम करते थे। ये मान लेते हैं मिस्टर ए है। ये कंपनी, हमारे पास 3 टाइप की कंपनी है। कंपनी 1 में काम कर रहे थे, मिस्टर ए किस में काम कर रहे थे? कंपनी 1 में। अब जब ये कंपनी 1 में काम कर रहे थे तो कंपनी 1 इनको सैलरी दे रही थी 50,000 रुपए पर मंथ। कंपनी 1 की इनको सैलरी कितनी दे रही थी? 50,000 पर मंथ। और कंपनी 2 में, कंपनी 2 में काम कर रहे थे, सॉरी कंपनी 2 में नहीं, और कंपनी 3, ध्यान दो ना। अभी मिस्टर ए कंपनी 1 में काम कर रहे हैं, कंपनी 2 से ऑफर आया मिस्टर ए को
कि सर हाँ हमारे पास काम करिए, कि हमारे पास वैकेंसी ऑफर आया, हमारे पास वैकेंसी है, आप आके एक बार इंटरव्यू दीजिए। तो भाई मिस्टर ए एक बार इंटरव्यू देने गए कंपनी 2 में। तो कंपनी 2 ने कहा, भाई इंटरव्यू हुआ, कंपनी 2 ने कहा कि भाई आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो हमसे, कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करते हो। तो मिस्टर ए ने कहा कि देखो सर 50,000 रुपए तो मैं अभी कमा रहा हूं, अगर मैं आपकी कंपनी में आऊंगा तो मेरी जो आपके पास डिमांड होगी वो 50,000 से ज्यादा ही होगी, क्योंकि 50 तो मैं कमा ही रहा हूं ना, मैं आपकी कंपनी में आ रहा हूं तो मैं अपने 50,000 पे छोड़ रहा हूं, तो इसका मतलब मुझे 50,000 से ज्यादा मिलना चाहिए। तो दोस्तों यहां पर इसको कितने मिले, 60,000 रुपए का। उसने कहा कि भाई एटलीस्ट 60,000 मेरे को चाहिए। तो कंपनी 1 इसको ऑफर दे रही है 60,000 रुपए सैलरी। तो मुझे बताओ अगर ये कंपनी 2 में जा रहा है तो इस पर्सन के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? क्या ये कौन सी ऐसी चीज है ये छोड़कर आया? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई कि एक दूसरा अल्टरनेटिव सेलेक्ट करने के लिए, दूसरा बेस्ट अल्टरनेटिव सेलेक्ट करने के लिए ये क्या छोड़कर आया? सर इसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 50,000 रुपए। अगर आप कंपनी 2 में जाओगे तो आप ये कहोगे सर मैं 50,000 की जॉब छोड़कर आया हूं, मैं 50,000 की जॉब छोड़कर आया हूं, तो मुझे कम से कम 50 तो चाहिए ही, उससे ज्यादा ही डिमांड करूंगा मैं। 50 तो मिलेंगे ही, 50 तो मुझे पीछे भी मिल रहे थे, इससे ज्यादा ही डिमांड करूंगा। तो मेरे लिए मिस्टर ए के लिए ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है इस कंपनी के लिए? 50,000 रुपए। अब कंपनी 3 ने ऑफर दिया कि हम आपको 70,000 रुपए देते हैं। कंपनी 3 ने कहा हम आपको 70,000 देंगे। तो आप मुझे बताओ इन तीनों में से किस कंपनी में जाना पसंद, बताओ आप किस कंपनी में जाना पसंद करेंगे? इस तीनों में से किस कंपनी में? सर अभी मिस्टर ए कंपनी 1 में काम कर रहे थे, मिस्टर ए को 2 ऑफर आए, एक कंपनी 2 से आया 60,000 रुपए, एक कंपनी 3 से आया 70,000 रुपए। तो मिस्टर ए कंपनी 3 में जाएंगे क्योंकि उसके लिए वो बेस्ट अल्टरनेटिव है। तो ये कंपनी 3 में जाना करेंगे क्योंकि ये नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव है। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव कि मेरे लिए अगर मेरे पास एक अल्टरनेटिव है कंपनी 2 का, तो इसके लिए बेस्ट कौन सा है? कंपनी 3। वो मुझे अब इसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या माने कि 60,000 रुपए। ये कंपनी 3 में जब जाएगा तो कंपनी 3 से ये कहेगा भैया सर 60,000 की जॉब तो मैं छोड़कर आ रहा हूं, तो मैं 60,000 की जॉब तो मुझे मिल रही है, मुझे ऑफर आया 60,000 का, आप मुझे 60 से ज्यादा दोगे तभी मैं आपकी कंपनी में आऊंगा। समझ में आ रहा है? तो मिस्टर ए के लिए क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है? कंपनी 3 में जाएगा तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 60। क्या वो छोड़कर आया? 50 तो छोड़ के आया है, 50 थोड़ा, इसके लिए 50 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है दोस्तों। कंपनी 3 में जब वो जाएगा उसके लिए 50 नहीं है, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि 60 भी एक कंपनी दे रही है। तो जब एक कंपनी 60 भी दे रही है तो जब कंपनी 3 में जाएगा तो बोलेगा सर अभी मेरे को कंपनी 2 60,000 का ऑफर दे रही है, तो मैं तो आपसे 60 से ज्यादा ही एक्सपेक्ट करूंगा क्योंकि मेरी वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, मुझे मिल रही थी, मैं छोड़ रहा हूं उसको, मैं आपकी कंपनी में आया क्योंकि मुझे ज्यादा मिलेंगे। तब आया समझ में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कि जो हमारा नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव होगा वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। मतलब बेस्ट अल्टरनेटिव जब हम सेलेक्ट करते हैं तो हम क्या छोड़कर आए, पीछे हम कितना कॉस्ट का छोड़कर आए, वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। जैसे कि एग्जांपल और लेता हूं और अच्छे समझाने के लिए, मिस्टर ए जॉब करते थे दोस्तों और इनको 20,000 रुपए पर मंथ इनकी सैलरी थी। 20,000 रुपए छोड़कर 5 लाख रुपए पर एनम का इनका पैकेज था। 5 लाख रुपए पर एनम का पैकेज, मतलब एक साल में इनको 5 लाख रुपए पर एनम का पैकेज था इनका। मिस्टर ए एक जॉब कर रहे थे एज एन अकाउंटेंट। अब इन्होंने सोचा यार मेरे को सैलरी बढ़ानी है, कुछ प्रोफेशनल कोर्स करना होगा। तो मिस्टर ए ने सोचा क्यों ना मैं एक प्रोफेशनल कोर्स करूं। समझ रहे होंगे कौन सा होता है प्रोफेशनल कोर्स? सीए, सीएमए, सीए, सीएस, है ना। प्रोफेशनल कोर्स ने कोई भी एक सेलेक्ट करने की, ज्वाइन करने की कोशिश करी। तो मिस्टर ए जॉब करते हैं एज एन अकाउंटेंट, 50,000 पर एनम की इसकी सैलरी है और एज अ प्रोफेशनल कोर्स ये ज्वाइन कर रहे हैं। प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन करने के बाद इनको 3 साल लग जाएंगे पूरा करने में, कंप्लीट करने में 3 साल लग जाएंगे दोस्तों कंप्लीट करने में, तब जाकर ये कुछ बन पाएंगे। मान लो ये सीए या सीएमए या सीएस में से कुछ कर रहे हैं, तो 3 साल लग जाएंगे इनको सीए, सीएमए या जो भी वो कर रहे थे उसको करना। अब जब ये प्रोफेशनल कोर्स करेंगे तो इनको ये है कि भाई अगर इनको जल्दी से बनना है तो इनको ये जॉब को लेफ्ट करना होगा। तो इफ ही ज्वाइन प्रोफेशनल कोर्स ही लेफ्ट इट, इनको ये जॉब लेफ्ट करनी होगी अगर वो प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं। तो अगर ये प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन करते हैं इनको छोड़नी पड़ेगी, तो 5 लाख रुपए छोड़ना पड़ेगा। तो इन्होंने जॉब छोड़ दी। अब जब ये जॉब छोड़ेंगे
तो ये 3 साल बाद जब सीएम बनेंगे तो कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करेंगे, कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करेंगे? मान लेते हैं कि इस प्रोफेशनल कोर्स को 3 साल में करने के लिए इनकी कॉस्ट जो इंकर्ड हुई, 3 साल का प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए इनकी कॉस्ट 1.5 लाख रुपए इंकर्ड हो गई। पूरे 3 साल में कितनी इंकर्ड हुई? 1.5 लाख रुपए इंकर्ड हुई 3 साल में। 3 साल में 1.5 लाख इंकर्ड हुई, ठीक है। और सिर्फ क्या अब वो 1.5 लाख सैलरी इंकर्ड करेंगे पूरे साल की? नहीं सर, ज्यादा करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स करने में 1.5 लाख ये इंकर्ड हुआ, तो मेरी कॉस्ट कितनी आई? कॉस्ट कितनी आई? 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए मेरी कॉस्ट आई, प्रोफेशनल कोर्स करने की फीस वगैरह भरने की 1.5 लाख रुपए कॉस्ट आ गई। और उस प्रोफेशनल कोर्स को करने के लिए मैंने अपनी 5 लाख पर एनम की जॉब छोड़ी 3 साल के लिए। अगर मैं ये प्रोफेशनल कोर्स नहीं करता, सुनना ध्यान से क्या कह रहा हूं, अगर मैं ये प्रोफेशनल कोर्स नहीं करता ना, तो मुझे 5 लाख रुपए 3 साल के हिसाब से 15 लाख रुपए कमा चुका होता। प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन करने से, एक अच्छा अल्टरनेटिव सिलेक्ट करने से मैंने क्या खोया? 15 लाख रुपए खोए 3 साल में, है ना? यही तो खोया ना। अगर मैं प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन नहीं करता, मतलब ये मिस्टर ए अगर प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन नहीं करते तो ये 3 साल में कितना कमा लेते? 15 लाख। प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन करने के बाद इनका उल्टा खर्चा हुआ 1.5 लाख का, और 15 लाख जो बेनिफिट होता, सुनना क्या बोला, जो बेनिफिट होता उसका इसको लॉस हो गया। बेनिफिट टू बी लॉस होता है इसको, क्या बोलते हैं? बेनिफिट टू बी लॉस। तो जब आप सैलरी एक्सपेक्ट करोगे ना, तो कितनी करोगे कि भाई जो मेरा प्रोफेशनल करने में खर्चा हो वो, और साथ में अकाउंटेंट था तब कम मिल रहे थे पैसा, अब तो प्रोफेशनल बन गया, तो साथ में जो मैंने अपनी एज एन अकाउंटेंट की जॉब छोड़ी, तो बेनिफिट जो लॉस हुआ वो भी मैं इंकर्ड करूंगा, वो भी मैं ऐड करूंगा, और 15 लाख रुपए मैंने गवा दिए प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद। 1.5 लाख खर्च हुआ, और 15 लाख जो मैं कमाता अगर मैं प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन नहीं करता वो चले गए। वो बेनिफिट जो मुझे होता, एक अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करने से, सुनना, एक अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करने से पहले का जो बेनिफिट हो रहा था, सिलेक्ट करने के बाद जो बेनिफिट होता, सॉरी पहले कह रहा हूं, एक अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करने के बाद जो बेनिफिट हो रहा होता पहले वाले से, वो तो छूट गया ना। अब भाई अगर मैं प्रोफेशनल कोर्स नहीं ज्वाइन करता, अगर मिस्टर ए प्रोफेशनल कोर्स नहीं ज्वाइन करते, तो वो 3 साल में 15 लाख रुपए कमा लेते। 3 साल उन्होंने काम नहीं करा, पढ़ाई करी, बन गए प्रोफेशनल। तो अब वो डिमांड करते हैं कि कम से कम 16,50,000 मेरी कॉस्ट लग गई भैया, एक वो जितना मेरा खर्चा हुआ और वो जो मैं कमा सकता था, दैट्स कॉल्ड बेनिफिट टू बी लॉस। तो वो मांगेंगे 16,50,000 रुपए। इसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं इसे, क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी। भाई इतनी की मिलेगी अपॉर्चुनिटी, इतना तो मिलना ही चाहिए, ये मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या बोलेंगे इसको? एक तो कॉस्ट जितना आपका खर्चा हुआ वो, और जितना आपने उसको अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करने पे गवा दिया वो, उसको बोलते हैं बेनिफिट टू बी लॉस। दोनों को ऐड करेंगे तब जाकर निकलेगी अपॉर्चुनिटी। भाई इतना तो चाहिए अब प्रोफेशनल बनने का, 16.5 लाख का पैकेज तो होना चाहिए। जो क्या फायदा, अगर 5 लाख का मिल रहा तो प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन करने का क्या फायदा? लॉस हो गया उल्टा। तो अब पढ़ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मींस बेनिफिट टू बी लॉस्ट which would have been realized from next best alternative, but due to acceptance of offer we have lose it। मुझे 15 लाख रुपए मिल सकते थे, पर मैंने प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन करने का सिलेक्शन डिसीजन लिया और वो मैंने गवा दिए, है ना। मुझे 3 साल में 15 लाख रुपए मिलते, 1 साल में 5 लाख, तो 3 साल में 15 लाख। प्रोफेशनल कोर्स सिलेक्ट करने से मैंने ये 15 लाख गवा दिए, दैट्स कॉल्ड बेनिफिट टू बी लॉस। जब आप एक अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करते हो, जब आप किसी ऑफर को एक्सेप्टेंस करते हो, इधर एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर का मतलब हो गया प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन करना, तो आपने क्या खोया? वो जो जॉब कर रहे थे वहां से जो सैलरी कमा रहे थे 15 लाख रुपए 3 साल में कमाते, वो खो दिया। तो कॉस्ट इज नॉट ओनली द एक्सपेंस, जो खर्चा हुआ प्रोफेशनल कोर्स में 1.5 लाख रुपए, वही कॉस्ट नहीं होगी, बट इट इंक्लूड द बेनिफिट टू बी लॉस। जो प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन करने पर खर्चा हुआ सिर्फ वही कॉस्ट नहीं है, ज्वाइन करने पर आपने क्या गवा दिया वो भी कॉस्ट में इंक्लूड करा जाएगा। जब आप ये दोनों कॉस्ट, जितना खर्चा हुआ वो और जितना उसको ज्वाइन करने पे आपका खर्च हुआ, वो दोनों को जोड़कर तब आएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दैट द फाइनल। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को थोड़ा डिटेल में था, ये वैसे फाइनल लेवल पे या फाइनल लेवल पे सिखाते हैं इसको मेनली, बहुत डिटेल में, पर ये थोड़ा मैंने बहुत ज्यादा, बेनिफिट टू बी लॉस के क्वेश्चन जो होते हैं वो आगे लेवल पे आते हैं, बड़े लेवल पर। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो अगर आप किसी एक अल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर रहे हो, तो दूसरे अल्टरनेटिव में जो आपने लॉस बेनिफिट जो होने वाला था वो छोड़ा, वो आप उससे मांगोगे, वो मेरी अपॉर्चुनिटी भैया, कम से कम 16.5 लाख मिलेंगे तब जाकर कुछ बेनिफिट है। तो मेरा भाई जो लॉस हो वो तो रिकवर करूंगा और साथ में जो खर्चा हो वो,
क्लियर है या नहीं है? तो यहां पर दोस्तों मैंने आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में 11 बातें जो कि बहुत बेस था, जो आना चाहिए था आपको, वो खत्म कराया। अगली क्लास देखने से पहले आपको ये 11 के 11 को अच्छे से पढ़ना है, तभी आप अगली क्लास को अटेंड करना। ठीक है दोस्त, तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।